ठीक है, सबका अपना अपना रोल है सर, सबको ही अपने अपना रोल प्ले करता है। एक्चुअली हम लोग बोलते हैं ना सर, हम सब तो रंगमंच की कठपुतलियां है। ये सुने हो सर, राजेश खन्ना साहब का बहुत फेमस डायलॉग। जो भी हो, तो करेंटली हम लोग क्या रोल प्ले करेंगे, इनकम टैक्स एक्ट का रोल प्ले करेंगे। इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये इनकम टैक्स एक्ट 1961 का रोल क्या है बेसिकली, अगर मैं आपको इन सिंपल बताऊं, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, इनको पैसा चाहिए। इन सिंपल मतलब एकदम, जितना पाती बात, पाती वर्ड समझते हो ना, पाती इन द सेंस मतलब, से फॉर एग्जांपल एकदम लेमैन के लैंग्वेज में, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को चाहिए पैसा। और उस पैसे कहाँ से मिलेगा भाई, जो भी इस देश से कमाएगा उसको देना पड़ेगा। मतलब सपोज कोई इंडिविजुअल्स हो, कोई कंपनी हो, कोई पार्टनरशिप बिजनेस हो, कोई हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हो, मतलब जॉइंट फैमिलीज हो, मतलब जो जो एरिया से लोग इनकम कर सकते हैं इस कंट्री से, ये जो अपना कंट्री है इंडिया, वो जो भी यहाँ से कमाएगा उसको इस कंट्री को कुछ वापस देना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हम लोग ये न्यूटन का थर्ड लॉ जानते हो, न्यूटन का थर्ड लॉ, हाँ, दादा। बोलो, बोलो क्या। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। एवरी एक्शन हैज ऑपोजिट एंड, हाँ बोल, ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन। इक्वल रिएक्शन। तो एग्जैक्टली इनकम टैक्स को भी आप काइंड ऑफ उसी तरह सोच सकते हो कि अगर आप इस कंट्री से ये जो इंडिया है हमारा, इस कंट्री से अगर आप कुछ लेते हो, इस कंट्री से अगर आप इनकम करते हो, तो इनको कुछ वापस भी आपको करना पड़ेगा। मतलब अपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन की तरह। तो एग्जैक्टली किस तरह से हम लोग इस इनकम टैक्स को समझ पाएंगे, तो इसके लिए मैंने कुछ डेटा भी अवेलेबल किया, उसके बाद इनकम टैक्स को कुछ लिखना भी है। तो पेन एंड कॉपी भी रेडी कर लो, ठीक है, ताकि जो भी पॉइंट्स मैं लिखा हूँ आप लोगों को, उसको आप लिखे, और जो मैं आपको दिखाऊंगा और बाद में उसको शेयर भी कर लूंगा, उसको भी आप देखते रहो। ठीक है, तो एक डेटा मैं आपके लिए रखा। ठीक है, गुड मॉर्निंग प्रीतम। गुड मॉर्निंग सर। अनेक लेट, ओके। ठीक है, चलो देखो। अच्छा, ये मैंने जो डेटा आपके सामने रखा, प्लीज एक बार डेटा सबको ही देखना ध्यान से। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये एक बहुत ही सोर्स से मैंने लिया, इंडियन गवर्नमेंट का बजट जो निकलता है ना सर, वहीं से मैंने ये डेटा को निकाला। ठीक है, indianbudget.government.in से। तो ये डेटा क्या है, ठीक है, सबको दिख रहा है? अच्छा, मैंने स्क्रीन शेयर नहीं किया ना, एक सेकेंड, एक सेकेंड, सॉरी सॉरी, मैंने स्क्रीन नहीं शेयर किया। अब स्क्रीन शेयर है, देखो ना एक बार। হ্যাঁ স্যার। ওকে, তথাগত স্ক্রিন দেখা যাচ্ছে? স্যার আপাতত তো ব্ল্যাকই দেখাচ্ছে। হ্যাঁ এবার ব্ল্যাক, এসছে স্যার। হ্যাঁ আসবে আসবে। ওকে, रोशनी देखते পাচ্ছিস তো? सब कुछ स्क्रीन शेयर हुआ है ना? हाँ दादा। ओके, तो जस्ट लुक, गवर्नमेंट्स मनी पाइपलाइन, व्हाट इज द पॉइंट? गवर्नमेंट्स मनी पाइपलाइन मतलब सरकार को पैसा कहाँ कहाँ से मिलता है। अच्छा, इतना बड़ा कंट्री है, इसको चलाने का खर्चा तो होता होगा सर। ये जो इंडिया है, देख पा रहे हो आप लोग? हाँ, वर्ल्ड का 7th लार्जेस्ट नेशन है बाई साइज, एंड पॉपुलेशन वाइज 2nd लार्जेस्ट नेशन। साइज वाइज 7th लार्जेस्ट, एंड पॉपुलेशन वाइज 2nd लार्जेस्ट। 135 करोड़ से भी ज्यादा पॉपुलेशन, एंड 7th लार्जेस्ट एरिया वाइज। इतना बड़ा कंट्री है इंडिया वर्ल्ड में, वर्ल्ड का करीब 210 के आसपास कंट्रीज है। ठीक है, नियर अबाउट 194 गवर्नमेंट्स एंड 210 के आसपास कंट्रीज। ठीक है, कहीं कहीं थोड़ा गवर्नमेंट को लेके, किसी का एक ही गवर्नमेंट है, किसी का गवर्नमेंट को लेके कुछ इश्यूज है, ऐसा करके कुछ बातें हैं, मैं उसमें अभी नहीं जाता हूँ। तो पॉइंट है सर, आउट ऑफ 210 कंट्रीज, एंड उसमें से इंडिया 7वां सबसे बड़ा, और इतना बड़ा कंट्री को चलने के लिए कितना पैसा का जरूरत हो सकता है, कैन यू इमेजिन? मतलब ऐसे तो डेटा वाइज आप पागल हो जाओगे, लेकिन करेंटली मैं आपको वही बताना चाहता हूँ कि ये जो इतना बड़ा कंट्री है, इसको अगर आपको रन करना है, इतना सारा लोगों का, अभी वोट का भी माहौल है, इलेक्शंस का भी, तो सबको क्या चाहिए, गवर्नमेंट को चाहिए पैसा। और वो पैसा से वो क्या करेगा, वो पैसे से वो जो भी उसको पैसा मिलेगा उससे वो पब्लिक के लिए काम करना चाहता है। अब कोई बोलेगा सर करप्शन करके मारना चाहता है, दैट्स अ डिफरेंट इश्यूज।
ठीक है, हम लोग झगड़ा करने वाला बात नहीं करेंगे, जो जेन्युइन बात है उस पे मेनली फोकस करेंगे कि सरकार हमसे पैसा इसलिए लेते हैं टैक्स के थ्रू से, चाहे वो इनकम टैक्स के थ्रू से हो या डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स जिसको हम लोग जीएसटी भी कहते हैं, जीएसटी के थ्रू से हो। अल्टीमेट उनका ऑब्जेक्टिव क्या है? जरूरत के हिसाब से रोड बिल्डअप करना, जरूरत के हिसाब से डिफेंस को मेंटेन करना। सर इतना बड़ा बॉर्डर एरिया है हमारा, ठीक है, काफी सारा बड़ा बॉर्डर है, और चाइना जैसा कंट्री तो हमेशा प्रॉब्लम करके रखता है। सर आप लोगों को मैं क्या कर रहा हूँ ना, टैक्स का बैकग्राउंड समझा रहा हूँ, आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो ना? आई जस्ट वांट टू एक्सप्लेन द बैकग्राउंड बिहाइंड द इनकम टैक्स। क्या आप लोग मेरा पॉइंट को कनेक्ट कर पा रहे हो? प्लीज टेल मी। হ্যাঁ দাদা। তথাগত কানেকশন করতে পারছিস তো? অ্যাকচুয়ালি আমি ইনকাম ট্যাক্সের ব্যাকগ্রাউন্ডটা বলার চেষ্টা করছি। হ্যাঁ স্যার। ओके, तो जस्ट लुक हियर कि दिस इज आवर कंट्री, इतना बड़ा बॉर्डर भी इसका है, ठीक है। अब इतना बड़ा बॉर्डर को मेंटेन करने के लिए कितना खर्चा हो सकता होगा? ऊपर से चाइना जैसा कंट्री का प्रॉब्लम तो है ही, वो तो हमेशा नाक पे दम करके रखता है, हाँ, हमेशा, मतलब ऑलवेज दे, मतलब इंडिया को हमेशा प्रॉब्लम में डालना चाहता है। तो इसको मेंटेन करने के लिए काफी खर्चा का जरूरत होता है, तो वो भी हमारे टैक्स से ही आता है। दैट्स वाई ये सब्जेक्ट सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये इनकम टैक्स एक सब्जेक्ट ही नहीं है, ये सब्जेक्ट के साथ साथ ये कंट्री को चलाने का एक बहुत बड़ा मनी पाइपलाइन भी है। ये डेटा जो मैं आपसे शेयर कर रहा था, ये डेटा को अगर आप देखो, इंडिया को करेंटली कितना पैसा है, इंडिया के पास कितना पैसा है करेंटली? 1 ट्रिलियन, मतलब गवर्नमेंट को जो पैसा का जरूरत होता है ना, उसका करीब 1 लाख करोड़ का जो हिसाब है। 1 ट्रिलियन, 1 लाख करोड़, मतलब ऋषभ देख पा रहे हैं ना? 1 ट्रिलियन, 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू वन हाँ लाख सर। करोड़ ओके। ये जो 1 लाख करोड़ है, जो कंट्री को अपने आप को चलाने में जरूरत होता है, जिसको हम लोग इकोनॉमी भी कहते हैं। ऐसे तो इंडिया 3.2 ट्रिलियन का इकोनॉमी है, ठीक है, थोड़ा बहुत अप्स डाउन्स चलता रहता है, बट ये मैं 1 ट्रिलियन का एक हिसाब आपके सामने रखा, जिसमें आप देख सकते हो कॉर्पोरेट टैक्स, मतलब कंपनी से जो टैक्स मिलता है वो है 6.1 ट्रिलियन, ओके, ₹6.1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन इक्वल्स टू 1 लाख करोड़ का, जिसमें से आपको मैं इतना बताना की कोशिश कर रहा हूँ कि कॉर्पोरेट टैक्स से मिलता है 6.1 ट्रिलियन का। गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जिसको हम लोग जीएसटी या इंडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, इसको इससे भी मिलता है 6.1 ट्रिलियन का। टैक्स ऑन इनकम, जिसके हम लोग बात मेनली करेंगे आज, दैट इज इनकम टैक्स, इससे से गवर्नमेंट को मिलता है 5.5 ट्रिलियन का। मार्केट लोन से मिलता है 4.7 ट्रिलियन का। सिक्योरिटीज अगेंस्ट स्मॉल सेविंग्स 2.4 ट्रिलियन से। सेंट्रल एक्साइज, मतलब एक्साइज क्या होता है सर? वो जो भी मैन्युफैक्चरिंग होता है ना, मैन्युफैक्चरिंग पे टैक्स दिया जाता है। करेंटली ये एक्साइज भी ना जीएसटी के साथ सबसम्ड हो गया है, ठीक है, वो मैं आपको जीएसटी क्लास में बताऊंगा, ठीक है। ये एक्साइज का, ऐसे एक्साइज मतलब डिपार्टमेंट भी है, उसका ट्रीटमेंट भी है, बट इसको धीरे धीरे जीएसटी के साथ एक कॉम्बाइन किए जा रहा है सर, जो 2.4 ट्रिलियन का करीब करीब कम से कम एक्साइज से आता है। आधा नॉन टैक्स रेवेन्यू, टैक्स छोड़ के बाकी कुछ है तो वहां से 1.3 ट्रिलियन का, और डिविडेंड एंड प्रॉफिट से आता है 2 ट्रिलियन का, ठीक है। अगर आप देखो तो टोटल ग्रॉस रिसिप्ट है 33.5 ट्रिलियन का। ट्रांसफर टू स्टेट गवर्नमेंट होता है 6.5, और बाकी रिसिप्ट है उसका 27 ट्रिलियन। ये इंडियन गवर्नमेंट का बात कर रहा हूं मैं। ट्रेजरी बिल से 0.25, स्टेट प्रोविडेंट फंड से 0.18, डिसइन्वेस्टमेंट रिसिप्ट से कुछ 0.65 एंड रिकवरी फ्रॉम लोन से 0.16। मनी रिसीव्ड बाय द गवर्नमेंट फ्रॉम टैक्सेस एंड नॉन टैक्सेस सोर्स टू एनेबल इट टू अंडरटेक गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब सरकार हमारे पीछे खर्चा करता है, तो सरकार को इनकम तो करना पड़ेगा ना सर। तो उसी इनकम का एक जरिया, एक जरिया, क्या जरिया? दैट इज इनकम टैक्स। वो हम लोग आज की क्लास में डिस्कस करेंगे, वो सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करने वाले हैं सर, ठीक है। दैट इज टैक्स ऑन इनकम। फिर और एक पार्ट जो है दैट इज जीएसटी, उसका अलग अलग टॉपिक है, उसको अलग से डिस्कस करेंगे। और ये रहा आपका कॉर्पोरेट टैक्स, ठीक है, वो भी आपके इसके साथ थोड़ा बहुत होगा, बाकी कॉर्पोरेट टैक्स के साथ अलग, मतलब अभी आप लोगों के साथ मुझे डिस्कस नहीं करना है, बट कॉर्पोरेट लॉ में डिस्कस जरूर करूंगा। जिनका कॉर्पोरेट लॉ सब्जेक्ट्स है उनके साथ कंपनी लॉ या कॉर्पोरेट लॉ में डिस्कस जरूर जरूर होगा। तो क्या आप लोग मेरा बात समझ पाए सर, कि किस तरह से, किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हम लोगों से पैसा लेता है, और कहाँ कहाँ से पैसा लेता है, और फिर उस पैसे को किस तरह से खर्चा किया जाता है? मतलब खर्चा तो कहाँ किया जा रहा है आप देख भी रहे हो, बट क्या आपको इनकम का जरिया समझ में आया? प्लीज टेल मी सर। यस सर।
ओके सर। तो अभी सर मैं आपको क्या बताने वाला हूँ, कुछ लिखना है, ठीक है। तो ये इनकम टैक्स के बारे में लिखना है, उसके बाद मैं आपको इनकम टैक्स का कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी बताऊंगा, ठीक है, जो आप शायद यहाँ पर देख भी पा रहे हो, ठीक है। वो तो मुझे आपको बताना है, फिर क्वेश्चन आंसर सॉल्व करना है, बट बिफोर दैट कुछ चीज़ें लिख लेते हैं, उसके बाद और डिटेल्स बातें होंगे, ठीक है। तो चलो सर, कॉपी एंड पेन रेडी करना प्लीज। तथागतो, कॉपी एंड पेन रेडी करना प्लीज। ऋषभ, रोशनी, ओके। सबको ही पेन कॉपी रेडी किया ना? प्रीतम, हाँ सर। ओके। सॉरी, ठीक है। तो फिर आप हेडिंग करना प्लीज, इनकम टैक्स एक्ट, इनकम टैक्स एक्ट 1961। ये एक्ट तो आया है 1961 पे ही। अब मतलब इंडिपेंडेंट इंडिया में आया था एक्ट, तो इंडिपेंडेंट इंडिया के हिसाब से ही है। बट पॉइंट है कि ये जो इनकम टैक्स एक्ट 1961 है, जिसके थ्रू से आपने देखा करीब 5.5 ट्रिलियन गवर्नमेंट इनकम करते हैं, ओके। मतलब ये एक ओवरऑल जो इकोनॉमी का मैं आपको बता रहा था, उसमें से 5.5 ट्रिलियन कुछ डॉलर, 5.5 ट्रिलियन डॉलर इंडिया मतलब रुपीस, यहाँ पर रुपीस में था, तो वो इंडियन गवर्नमेंट कमाते हैं इनकम टैक्स से। लेकिन सर आपको मैं बता दूं, इनकम टैक्स का अगर रियल में मतलब जो भी और भी एक फैक्ट है कि आउट ऑफ 135 करोड़ पॉपुलेशन इंडिया का, इसको लिखने का जरूरत नहीं है, वन आउट ऑफ 135 करोड़ पॉपुलेशन में से हार्डली 3 to 4% पॉपुलेशन प्रॉपरली इनकम टैक्स प्रोवाइड करते हैं। बाकी लोग इनकम टैक्स देते ही नहीं सर, हार्डली 4%। मतलब आप इसमें से एक चीज तो जरूर कैलकुलेट कर सकते हो कि कितना अमाउंट इनकम का जरिए मतलब स्कोप और भी गवर्नमेंट के पास है। अगर एटलीस्ट 20-30% लोग भी प्रॉपर तरीके से इनकम टैक्स दे देना, तो इंडियन इकोनॉमी और सुधर सकता है, ठीक है। ये मैं आपको एक रफ आइडिया जो था वो उसको बता रहा हूँ। अब सवाल ये उठ रहा है सर, तब से आप इनकम टैक्स करे जा रहे हो सर, इनकम टैक्स का डेफिनेशंस वगैरह कुछ तो होगा। यस सर, डेफिनेशंस है इसका, तो प्लीज आपको लिखना चाहिए, हेडिंग कर दो इनकम टैक्स। फिर यहां से आप एक काम करो, लिखो इट्स अ इटालियन वर्ड। किस तरह का वर्ड है सर ये? इटालियन वर्ड चार्ज, इटालियन वर्ड चार्ज। इनकम टैक्स जो है ना सर, इसमें से इनकम का मतलब तो हम समझ सकते हैं, बट मेन पॉइंट है सर टैक्स। ये जो टैक्स वर्ड है, ये टैक्स जो है ना, ये एक इटालियन वर्ड है। टैक्स इज द इटालियन वर्ड चार्ज, जिसका मतलब क्या जानते हो? चार्ज का मतलब होता है, ये चार्ज वर्ड हम लोग बहुत जगह में सुने हैं, फुटबॉल में सुने हैं। फुटबॉल में किसी को किक या चार्ज मारना पड़ता है, मतलब वो पेनल्टीज वगैरह होने से ऐसा होता है ना सर, चार्ज, ठीक है, कि पेनल्टी होने से वो बोलते हैं कि ये चार्ज ले लेंगे। ऐसा कोई देखे हो आप लोग? फुटबॉल देखते हो? हाँ सर। चलो सर, अच्छा है, ओके। तो चार्ज का मतलब क्या होता है? ऐसे चार्ज वर्ड बहुत, मतलब पुलिस ने चार्ज ले लिया, ठीक है, बहुत चार्ज है उनका, ठीक है, काइंड ऑफ दैट। तो कंपलसरी चार्ज का मतलब क्या होता है इटालियन वर्ड में? कंपलसरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट। कंपलसरी है सर, कंपलसरी, कंपलसरी एग्जैक्शन। एग्जैक्शन का मतलब क्या है? एग्जैक्शन का मतलब होता है कि जबरदस्ती पैसा उठाना। एग्जैक्शन का मतलब होता है जैसे कोल माइन से कोल को एग्जैक्ट करना, मतलब वहां से निकालना। तो ये भी वही है कि जैसे हम लोग इनकम करते हैं, सपोज मेरा एनुअल इनकम है 7 लाख का, या 8 लाख का, या 5 लाख का। किसी का इनकम है 15 लाख का, किसी का इनकम है 5 करोड़ का, ठीक है। तो जो जैसा इनकम करेगा उसके हिसाब से उनका एक रेट है, चार्ट है
कि किसका इनकम कितना होने से सरकार के घर में कितना जमा करना होगा, वो तो मैं आपको आगे आगे जरूर बताऊंगा। बट पॉइंट क्या है कि कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ, लॉ में रह के सरकार जो भी किसी से पैसा उठाते हैं दैट इज कॉल्ड टैक्स, दैट इज कॉल्ड टैक्स। चाहे वो यहाँ पर हमने टैक्स का मतलब बताया, टैक्स इज एन इटालियन वर्ड चार्ज दैट इज कंपल्सरी एग्जैक्शन ऑफ मनी अंडर एनी लॉ। यहां तक का पॉइंट क्लियर है? हाँ हेलो सर। सर, ओके। अब सर क्या करना है, इसी टैक्स को थोड़ा और एलाबोरेटिव करके करना है। तो एक काम करना, हेडिंग करना टैक्स बोल के, सिर्फ टैक्स बोल के। अब टैक्स का हेडिंग करके তথাগত লিখছিস তো রশনি? है दादा। ओके। पहले थोड़ा सा बेसिक कुछ बातें हो जाए, उसके बाद धीरे धीरे इतना डीप में चले जाएंगे कि फिर आप लोगों को ना वापस आने का मौका नहीं मिलेगा। इसलिए शुरुआत में जितना मतलब बेसिक चीजें हैं उसको देख लो, बिकॉज इसके बाद गहराई में पहुंच जाएंगे तो फिर वापस आना मुश्किल हो जाएगा। इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है। अच्छा, फिर है आपका सेंट्रल एक्साइज एक्ट, सेंट्रल एक्साइज एक्ट 1944। फिर है आपका सेंट्रल कस्टम एक्ट, ये कस्टम्स आप लोगों को पढ़ाया जाता है, ये एक्ट अभी भी है, सेंट्रल कस्टम एक्ट 1962। फिर आता है आपका टैक्स सर्विस टैक्स रूल, क्या आता है सर? सर्विस टैक्स रूल, ओके। सर्विस टैक्स ना कोई एक्ट नहीं था सर, आप लोग सर्विस टैक्स दिए हो, मतलब आज से 3 साल पहले 2017 से जीएसटी आया है। बिफोर दैट सर्विस टैक्स हुआ करता था। कभी भी किसी भी रेस्टोरेंट में खाना खाने के बाद सर्विस टैक्स जरूर पे किए होंगे, यस और नो? हाँ सर। अच्छा है ना, किए हो ना? तो प्रोडक्ट के साथ ही तो नहीं है। हाँ, प्रोडक्ट के लिए अलग से वैट देते थे और सर्विस के लिए अलग से सर्विस टैक्स देते थे। वैट भी होता था रेस्टोरेंट्स वगैरह में, खाने के पीछे वैट भी होता था, सर्विस टैक्स भी होता था। कभी ऑब्जर्व किया था? बिफोर 2017 हाँ सर दिए। ये चीज तो था। कनेक्ट हो रहा है क्या? हाँ सर। सर्विस टैक्स रूल, तो ये सर्विस टैक्स जो था ना, ये सर्विस टैक्स कोई एक्ट नहीं था, ये सर्विस टैक्स रूल हुआ करता था। लेकिन सर अभी तो नहीं है, तो फिर क्यों लिखा रहे हो? सर थोड़ा सा हिस्ट्री तो पता होना चाहिए ना, कि हम लोग जो एक्ट टैक्स पढ़ रहे हैं उसके पीछे रिसेंटली क्या डेवलपमेंट हुआ है उसका आइडिया होना चाहिए, है ना। जैसे हम लोग घर में दादाजी को याद याद करते कि नहीं करते, जिनका दादाजी गुजर गए याद तो करते हैं ना, क्यों? बिकॉज थोड़ा सा हिस्ट्री पता होना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, थोड़ा हिस्ट्री पता होना चाहिए। तो सर्विस टैक्स रूल ये आपका आया था। किसी का अगर म्यूट नहीं है ना तो म्यूट कर लो, जब क्वेश्चन पूछना है तो अनम्यूट कर लेना। फिनांस एक्ट 1994, ओके। सर्विस टैक्स रूल हुआ करता था और फिनांस एक्ट 1994 में आया था। इसके साथ और एक चीज आप लिख लो, दैट इज वैट। क्या सर? वैट। वैट मतलब सर वैल्यू एडेड टैक्स, ये तो आया था 17/1/2005 से, ठीक है। वैट भी दो तरह का, वैट के साथ साथ और एक चीज भी था। वैट के साथ साथ मतलब ये स्टेट गवर्नमेंट का वैट हुआ करता था और सेंट्रल गवर्नमेंट का सीएसटी हुआ करता था। क्या हुआ करता था सर? सीएसटी, सेंट्रल सेल्स टैक्स, ओके। सेंट्रल सेल्स टैक्स, ये सीएसटी लगता था सर इंटर स्टेट पे। इंटर स्टेट समझते हो? जब एक स्टेट से दूसरा स्टेट में सामान जाता था ना तो उसको कहते थे इंटर स्टेट। और वैट लगता था सर इंट्रा स्टेट में। इंट्रा मतलब जब एक ही स्टेट के अंदर हो। जैसे अगर मैं आपको दिखाना चाहूं तो कुछ बात ऐसा हो सकता है, से फॉर एग्जाम्पल कि ये सपोज मानो कोलकाता है,
से फॉर एग्जांपल दिस इज कोलकाता एंड हियर इज आसनसोल, ठीक है, ऋषभ तेरे घर पहुंच जाएंगे। तो कोलकाता से आसनसोल अगर गुड्स जाता था तो उस पे वैट लगता था या फिर सीएसटी लगेगा? क्या लगेगा कोलकाता टू आसनसोल? CST। ना कोलकाता सॉरी, टू वैट सॉरी वैट। कोलकाता टू आसनसोल वैट लगेगा सर, क्योंकि कोलकाता और आसनसोल दोनों सेम स्टेट के अंदर आता है, दैट इज वेस्ट बंगाल, उसमें वैट लगता था, ठीक है। तो करेंटली सर इस पे जीएसटी आ चुका है। मैं आपको बता रहा हूँ कि क्या हो रहा है कि ये जो कोलकाता से आसनसोल का बात करो, अगर बात कोलकाता से रांची हो जाए तो से फॉर एग्जांपल ये यही सेम बात अगर CST। कोलकाता से रांची होता था ना, ठीक है, यही चीज अगर कोलकाता से रांची होता था तो ये सीएसटी हो जाता था, ठीक है, सेंट्रल सेल्स टैक्स। तो स्टेट चेंज होने से सीएसटी और स्टेट के अंदर होने से वैट, ये था कॉन्सेप्ट, ये था कॉन्सेप्ट, ओके। ये अभी नहीं है, दिस इज नॉट द करंट स्ट्रक्चर, ये था, ओके सर। तो आपको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा इंटरस्टेट एंड इंट्रास्टेट। अच्छा, इंटर और इंटरस्टेट का कॉन्सेप्ट तो क्लियर है ना? हाँ सर। अब मजा देखो, अब मजा देखो, इनकम टैक्स, अच्छा इसमें मेरे यहाँ पर थोड़ा जगह नहीं है, आप लोग एक काम करो, नहीं अच्छा मेरा तो जगह नहीं है, मैं नेक्स्ट पेज में जा रहा हूँ, बट आप लोग क्या करना है उसी के नीचे नीचे लिखना है, आप लोग पेज को चेंज नहीं करना, ओके, आप लोग पेज को चेंज नहीं करना है, इसी के नीचे नीचे, जैसे कि ये इनकम टैक्स के नीचे लिखना है, सेंट्रल एक्साइज के नीचे लिखना है, कस्टम्स के नीचे एरो लेके लिखना है, सर्विस टैक्स के नीचे लिखना है, वैट सीएसटी के नीचे लिखना है, ओके। तो जैसे कि मैंने आपको बताया आप वैसा ही करते जाना। तो जस्ट राइट की ये जो आपका सेंट्रल एक्साइज जो है, आप इस पे लिखना मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। एक्साइजेबल गुड्स मतलब कुछ चीजें मैन्युफैक्चर होते हैं, मैन्युफैक्चर होके गोडाउन से तभी निकल सकते हैं जब तक उस पर एक्साइज ना लगे। एक्साइज मतलब मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एक टैक्स लगता था, ठीक है, अभी भी लगता है बट नाम चेंज होके जीएसटी हुआ है सर, ठीक है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, अब क्या है ना, हर चीज पे एक्साइज नहीं लगता था, तो जो गुड्स ऐसे मैक्सिमम पे लगता था, लेकिन कुछ चीजें ना एक्साइज से एग्जेम्प्टेड हुआ करता था। एग्जेम्प्टेड मतलब कि उसमें एक्साइज नहीं लगेगा, दैट्स वाई द डेफिनेशन इज काइंड ऑफ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, ओके। ये आपका एक्साइज के पीछे का रीजन था। फिर इनकम टैक्स का बात है, फिर हम लोगों ने यहाँ पर इनकम टैक्स लिखा ना, अच्छा सबसे पहले मैंने इनकम टैक्स लिखा था, एक काम करना, सॉरी इंटरचेंज कर लेना प्लीज, मतलब मैंने एक चीज गलत कर दिया, गलत मतलब सर मैंने थोड़ा लिखने का तरीका गलत कर दिया, एक्साइज के नीचे एक्साइज होना चाहिए था ना, तो एक काम करना प्लीज, सॉरी सर, आप लोग मेरा समझ गए ना मैं क्या बोलने का कोशिश कर रहा हूं। ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स है, ये जो मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स है उसको आप एक्साइज के नीचे लिखो, तो मैंने इनकम टैक्स के नीचे लिख दिया। क्या बात मेरा समझ में आया? इनकम टैक्स के नीचे बस इनकम लिखना, ओके, इनकम टैक्स एक्ट के नीचे जस्ट इनकम लिखना, मतलब सिर्फ इनकम पे ही इनकम टैक्स देना पड़ता है, ओके। तो दैट्स वाई जस्ट उसके नीचे इनकम लिखना, और एक्साइज के नीचे क्या लिखना है, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एक्साइजेबल, मतलब जिसमें एक्साइज ड्यूटी लगता है, एक्साइजेबल गुड्स। अच्छा रोशनी, ये कस्टम्स किस पे लगता है? एक्सपोर्ट इंपोर्ट। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, वेरी गुड सर, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट पे लगता है, वेरी गुड सर, ओके। अच्छा, सर्विस टैक्स रूल जो है ये किस पे लगता है? सर्विस प्रोवाइडेड, मतलब लगता था, इसमें बोलना चाहिए लगता था, सर्विस प्रोवाइडेड और टू बी प्रोवाइडेड, मतलब या तो सर्विस दे दिया या तो देना बाकी है। जैसे आपने प्लेन का टिकट काटा, आपने फ्लाइट का टिकट लिया बट अभी तक फ्लाइट में चढ़ा नहीं, तो अगर आपने फ्लाइट का टिकट तो ले लिया, तो फ्लाइट वालों ने आपसे क्या करने का वादा किया है? सर्विस देने का वादा किया है। सर अपने 10,000 रुपीज से एक फ्लाइट का टिकट लिया, तो क्या आपने फ्लाइट में बैठ गए टिकट लेने के साथ साथ,
मैं बोल रहा हूँ कि टिकट लिया बट अभी भी आपको फ्लाइट में चढ़ने का मौका नहीं मिला, तो जब आपको चढ़ने का अभी तक मौका नहीं मिला या फिर टाइम नहीं आया, तो उसको क्या कहना चाहिए, सर्विस प्रोवाइडेड या सर्विस टू बी प्रोवाइडेड? To be provided. टू बी प्रोवाइड। टू बी प्रोवाइडेड। तो लेकिन सर जब आपने फ्लाइट का टिकट काटा उसके अंदर आपने जो भी सर्विस टैक्स या जीएसटी, आज के डेट में जीएसटी है, वो दे देते हो ना? हाँ सर। एग्जैक्टली तो सर्विस प्रोवाइडेड मतलब ये भी हो सकता है कि आपने संगे संग टिकट काटा और संगे संग सर्विस भी ले लिया, ठीक है, या फिर आपने रेस्टोरेंट में खाना खाया और खाना खाने के बाद जैसे ही आप बिल भरने जा रहे हो उसमें आप जीएसटी या सर्विस टैक्स जो भी है दे रहे हो, तो दैट इज कॉल्ड सर्विस प्रोवाइडेड। ओके, तो सर्विस टैक्स जो है वो सर्विस प्रोवाइडेड पे भी होता है और टू बी प्रोवाइडेड पे भी होता है, मतलब जो अभी तक हुआ नहीं उसके पीछे भी हो सकता है। और ये जो वैट सीएसटी का खेल है, ये तो सर एकदम सिंपल है। वैट के बारे में क्या बताओ सर, जब सेम स्टेट के अंदर हो तो वैट, और जब स्टेट चेंज होता है तब सीएसटी, ये सब आप लोग जानते हो। तो सर पूरा का पूरा खेल को अगर मैं सम अप करूं, अभी पूरा का पूरा चीज को कंप्लीट करना है, इसको छोड़ दो, इनकम टैक्स एक्ट को छोड़ दो बिकॉज ये एक्ट अवेलेबल है, एंड इसको छोड़ दो, दैट इज एक्सपोर्ट इंपोर्ट, दैट इज कस्टम ड्यूटी। मतलब ये कस्टम्स जो है, ठीक है, ये कस्टम्स एक्ट अभी भी है एंड ये इनकम टैक्स एक्ट अभी भी है, बट इनके अलावा ये जो एक्ट है दैट इज आपका दिस वन, दिस वन, दिस वन एंड वेरियस अदर और भी टैक्सेस है। मतलब एक्साइज, सर्विस टैक्स, वैट, सीएसटी, एंट्री टैक्स, ऑक्ट्रॉय, बहुत सारा और भी टैक्सेस इसके अंदर है, ठीक है, जो बहुत माइनर टैक्सेस है, बट इन सारा का सारा टैक्स को सर एक कर दिया गया और उसका एक कॉमन नाम हुआ, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को छोड़ के। हाँ, ये कस्टम्स के अंदर आ जाता है, बट ये एक्साइज, सर्विस और आपका जो भी वैट, सीएसटी सबको मिला के क्या नाम हो गया सर? जीएसटी। समझ में आया कि नहीं आया? है दादा। कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकते हो सर। Any questions from this area? It's a very easy area, but still if silly से silly questions भी है तो मन में है तो पूछ सकते हो। तथागत বল, কোনো प्रॉब्लम আছে? ना ओके सर, चलो मैं और डीप डाइव करूंगा। अच्छा, अब पूरा का पूरा फोकस क्या रहेगा हम लोग का? हम लोग का पूरा फोकस इस क्लास का है इनकम टैक्स। ओके, द होल फोकस इज ऑन इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब जैसे कि फोकस इनकम टैक्स में है तो प्लीज एक पॉइंट लिखना प्लीज, every person are liable to pay tax. Every person are liable to pay tax on their income, as per their residential status. As per their residential status. Every persons are liable to pay tax as per their residential status. ये है आपका मतलब एक डेफिनेशंस। जैसे आप बोल सकते हो कि इनकम टैक्स देने का लायबिलिटी किसका है, तो मतलब लायबिलिटी का अगर बात किया जाए तो आप सिंपल कह सकते हो कि एवरी पर्सन आर लायबल टू पे टैक्स ऑन देयर इनकम एज पर देयर रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसी लाइन को, तो वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, इस लाइन को ना सर मतलब आपको बॉक्स करना चाहिए। बॉक्स क्यों करेंगे, चलो देखते हैं सर बॉक्स क्यों करना है। अब बॉक्स कर सकते हो, गोला कर सकते हो, जो आपको ठीक लगे आप कर सकते हो, बट क्यों, वाई? सर इसमें से जो इंपॉर्टेंट एरिया है दैट इज पर्सन। पर्सन्स बहुत लंबा चौड़ा खेल है यहाँ पर। इन द इनकम टैक्स पर्सन एक बहुत लंबा चौड़ा खेल है। मतलब जैसे हम लोग इंग्लिश में पर्सन का मतलब क्या समझते हैं सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पर्सन इन इंग्लिश? ह्यूमन बीइंग। हाँ बोल। ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग मतलब किसी एक व्यक्ति या ह्यूमन बीइंग को हम लोग बोलते हैं पर्सन। ओके, बट इन इनकम टैक्स person is not just a human being or something like that.
इन इनकम टैक्स पर्सन्स का मतलब कुछ बड़ा लंबा चौड़ा है, ठीक है। तो उसमें नॉर्मली 7 तरह का पर्सन होते हैं, ठीक है। 7 तरह का पर्सन, देयर आर 7 टाइप्स ऑफ पर्सन आर देयर। मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा और उन हर एक को अलग अलग से जानना बहुत जरूरी है इनकम टैक्स में, बिकॉज जब तक पर्सन नहीं समझ पाएंगे तब तक इनकम टैक्स समझ नहीं पाएंगे। फिर आपको क्या समझना चाहिए, अगर आपको इनकम टैक्स को डिटेल्स में समझना है तो एट फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड दी पर्सन, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड द टैक्स। व्हाट इज टैक्स अंडर इनकम टैक्स, दैट इज अनदर इंपॉर्टेंट एरिया, बिकॉज इसमें 5 अलग अलग तरह का टैक्स होता है। 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स होता है, 5 हेड्स ऑफ इनकम टैक्स, ठीक है, जो हेडिंग ऑफ इनकम टैक्स है, ठीक है। तो 5 हेड अलग से जानना है, मैं आपको आगे आगे बताऊंगा। मतलब वही 5 हेड ही तो आपका सारा का सारा समय ले लेगा, मतलब इनकम टैक्स में। तो टैक्स ऑन देयर इनकम, अब क्या जानना है सर, इनकम क्या है। हेडिंग ऑफ इनकम तो समझ गए सर, टैक्स क्या है, चार्जेस क्या है समझ जाओगे, बट कौन सा इनकम, वही जैसे कि मैं आपको बताता 5 हेड्स ऑफ इनकम, ठीक है। तो उसमें आपको टैक्स पे करना है। तो यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्सन, यू हैव टू अंडरस्टैंड टैक्स, यू हैव टू अंडरस्टैंड इनकम एंड यू हैव टू अंडरस्टैंड रेसिडेंशियल स्टेटस। इनके बिना तो सब कुछ अधूरा है, इनके बिना सब कुछ अधूरा है। तो सर ये जो 3 लाइन है, इन 3 लाइन में से पूरा का पूरा इनकम टैक्स आपको पढ़ा दिया। फर्स्ट यू हैव टू अंडरस्टैंड पर्सन, देन यू हैव टू अंडरस्टैंड टैक्स, देन इनकम एंड देन रेजिडेंशियल स्टेटस। तब जाके आपका क्या कंप्लीट होगा सर, इनकम टैक्स का पढ़ाई कंप्लीट होगा। लेकिन ये तो बस एक छोटा सा ओवरव्यू है, बट डिटेल्स अभी बाकी है। समझ में आया ये डेफिनेशंस? समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर। सर ओके तो झूठ मूठ का ना हाँ नहीं बोलना है, मतलब जितना समझ में आ रहा है उतना बोलना। ओके अच्छा, इसके बाद पर्सन्स को तो हेडिंग करना है, ठीक है। तो एक काम कर लेते हैं, पर्सन्स को थोड़ा हेडिंग कर लेते हैं कि मतलब पर्सन्स क्या है, तो उसको थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं कि कितना तरह का पर्सन्स होता है, ठीक है। उसके बाद और बहुत कुछ जानना है, बट बिफोर दैट थोड़ा मैं पर्सन्स क्या है मैं आपको थोड़ा बता देना चाहता हूँ। तो हेडिंग करो प्लीज पर्सन। बहुत वाइटल है सर, एक एक पॉइंट वाइटल है, बिकॉज हर एक एक पॉइंट से ना एक एक सवाल होता है, एक एक पॉइंट से एक एक सवाल। तो प्लीज बहुत ध्यान से एक एक पॉइंट को समझना। जब एमसीक्यू सवाल हो, ब्रॉड क्वेश्चंस रहे, उसपे से आपको अलग से एमसीक्यू पूछ ले, बहुत कुछ हो सकता है क्वेश्चन का तरीका, ठीक है। ऐसे तो क्वेश्चन नॉर्मली सीएस के केस में शॉर्ट क्वेश्चन ही होते हैं, एमसीक्यू टाइप ऑफ क्वेश्चंस, जिसमें ब्रॉड देख के शॉर्ट पूछा जाता है और शॉर्ट भी रहता है। बाकी चार्टर्ड में सीएमए केस में हम लोग जानते हैं कि उसमें ब्रॉड शॉर्ट दोनों आता है। ओके लेकिन सर मुद्दा बात यही है कि आपको पूरा का पूरा केस जानना है। तो पर्सन्स का अगर बात मैं करूं तो पर्सन्स कितना तरह का हो जाएगा आपको, बेसिकली 7 तरह का। तो पहला है सर, आप हेडिंग कर लो इंडिविजुअल। क्या बोला सर, इंडिविजुअल, ठीक है। सेकंड कौन है सर, HUF। HUF का फुल फॉर्म कोई बताएगा? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, वेरी गुड सर। मतलब जो हिंदू जॉइंट फैमिलीज होते हैं उसमें सर जैन, सिख, बुद्धिस्ट सारा का सारा आ सकता है, ठीक है। मतलब जैन भी आ सकते हैं, सिख भी आ सकते हैं, बिकॉज दे आर पार्ट ऑफ, मतलब दे आर बर्थ फ्रॉम इंडिया। मतलब जैन फैमिलीज आर नॉट हिंदू, ओके, दे आर फ्रॉम द रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू दे आर डिफरेंट, बट because of the originations of Jain religion, the origination of Sikh religion are from India, ठीक है, and the origination of Buddhist religion is also from India. That's why Sikh, Jain, Buddhist families अगर है तो फिर उनको भी HUF के अंदर लिया जाता है, but except Muslim because Islams are not from India, okay, the origination of Islam और Muslim religion जो है वो इंडिया से नहीं है, ठीक है, वो बाहर कंट्री से है, इसके लिए उनका जो रिलीजियस बेस है वो थोड़ा डिफरेंट है, और दैट्स वाई उसका जो कल्चर है थोड़ा अलग है, और दैट्स वाई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी ना इनको अलग ही रखे हैं सिंस इंसेप्शन, मतलब जब से चालू हुआ है। दैट्स वाई दे डोंट से कि मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिली, ऐसे मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिलीज बहुत दिखता है,
मतलब उनका तो एक एक मतलब दे आर वेरी जॉइंट, ठीक है। बट जो एचयूएफ का जो कॉन्सेप्ट है, इस कॉन्सेप्ट के साथ उनका रूल बनता नहीं है, दे आर दैट आर नॉट मैच्ड। दैट्स वाई मतलब किसी के मन में आ सकता है सर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज है, मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिलीज नहीं बोल रहे हैं। एक्चुअली मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिलीज का कॉन्सेप्ट ही नहीं लाया जा सकता, बिकॉज उनका कुछ पर्सनल लॉ है, उसको लाया जाता है। दैट्स वाई मुस्लिम अनडिवाइडेड फैमिलीज वाला कॉन्सेप्ट को हम लोग इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली जिसमें जैन सिख फैमिलीज भी आते हैं, मैं आपको आगे आगे लिखाऊंगा ये सब सारा के सारे बातें, दीज आर द इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ओके, तो इंडिविजुअल एचयूएफ, नेक्स्ट आप लिख सकते हो बीओआई। बीओआई मीन्स एनीवन? Body of individual. Body of individual. Very good, Rishabh. दुर्गा पूजा काइंड ऑफ, ठीक है। दुर्गा पूजा कमेटी, काली पूजा कमेटी जो बंगाल में बहुत दिखता है, ठीक है। कि 4-5 जन मिलके दुर्गा पूजा बना रहे हैं या फिर काली पूजा मना रहे हैं, तो इसको हम लोग बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मान सकते हैं। I mean, उनका इनकम भी एक इनकम का सोर्स माना जाता है, एंड इवन जरूरत पड़ने से उनको इनकम टैक्स फाइल भी करना पड़ सकता है। अगर टैक्स फाइल वो ना भी करे तो कम से कम इनकम टैक्स स्कैनर में तो उनको रहना है, बिकॉज दे हैव रिसीव्ड लॉट्स ऑफ मनी फ्रॉम दी डोनेशंस। ओके, तो दैट्स वाई बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स इज अनदर सोर्स ऑफ एरिया जिसको बहुत ही इंपॉर्टेंस दिया जाता है, तो पर्संस के वाइज। फिर आता है सर आपका एओपी, इसका फुल फॉर्म? Association of persons. एसोसिएशन ऑफ पर्सन। वेरी गुड सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, वेरी गुड सर। ये बीओआई एंड एओपी में फर्क कितना है मैं समझाता हूं आपको। फिर आएगा पार्टनरशिप, क्या बोलेंगे सर? पार्टनरशिप। अच्छा, पार्टनरशिप में ब्रैकेट में एक चीज लिख दो, इंक्लूडिंग एलएलपी 2008। एलएलपी का फुल फॉर्म कोई बता पाओगे? Limited liability partnership. वेरी गुड ऋषभ। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, पार्टनरशिप का जो पुराना रूल है दैट इज 1932 का जो रूल है, वो पार्टनरशिप एक्ट 1932 जो आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, फ्रॉम 11-12 से अकाउंट्स में पढ़ते हो, फिर बाद में लॉ में भी थोड़ा बहुत जिन्होंने स्कूल में था पढ़े हो, या फिर कॉलेज में भी मे बी कोई कोई पढ़े हो। बट पार्टनरशिप जो है दैट इज पार्टनरशिप 1932 वाला एक्ट को नॉर्मली बताते हैं, बट रिसेंट ट्रेंड में एक अलग ही पार्टनरशिप रूल आया है सर। मतलब जो उसके साथ साथ, ऐसा नहीं कि पुराना वाला रूल चला गया, नया वाला रूल उसके साथ साथ लाया गया है, दैट इज कॉल्ड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो पार्टनरशिप के अंदर इंक्लूडिंग एलएलपी को भी लिया जाएगा। ओके, अच्छा, फिर आ जाएगा आपका कंपनी। ओके, कंपनी के बारे में भी बात करेंगे सर, इनके बिना तो बात बनेगा ही नहीं। एंड लास्ट पॉइंट जो है सर, इसमें लिखो सर, एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल या जुडिशियल, हाँ जुडिशियल, every artificial judicial person or local authority, लिखे सर, every artificial judicial person और local authority, लिखा कि नहीं लिखा? कोई मुझे बता सकते हो every artificial judicial persons क्या हो सकता है? तथागत, एनी आइडिया? पार्टिसिपेट सर करना। ग्राम पंचायत, कॉर्पोरेशन, लोग उसमें हम म्यूनिसिपैलिटी। इसको हम लोग लोकल अथॉरिटी में ले सकते हैं ना, जैसे जो तू बोल रहे हैं, जीपी, म्यूनिसिपैलिटीज। वेरी गुड सर, जीपी, म्यूनिसिपैलिटीज, ये सब जो है ना, फिर आपका जिला परिषद, ठीक है, दिस काइंड्स ऑफ कम अंडर दी लोकल अथॉरिटी कॉन्सेप्ट में। ओके, लेकिन एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन में किसको लाया जा सकता है? एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। Judge, Supreme Court judge. नहीं सर, नॉट सुप्रीम कोर्ट जज। इसका बेस्ट एग्जांपल आप ले सकते हो गॉड, इसका बेस्ट एग्जांपल है गॉड।
आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, जैसे तुम लोग ये वर्ड सुने हो, बंगालीज में हम लोग इसको बोलते हैं देवोत्तो ट्रस्ट। देवोत्तो समझते हो? Yes, sir. देवोत्तो इन द सेंस कि भगवान के नाम पे। ओके, आप लोग दक्षिणेश्वर टेम्पल्स विजिट जरूर किए होंगे, कुछ नहीं तो कम से कम उतना तो जाते ही होंगे। गए हो ना सब कोई दक्षिणेश्वर, काली हाँ, घाट? sir. হ্যাঁ দাদা। हाँ মানে ওই মন্দিরের টাস্ক ফোর্স গুলো ওইগুলো? एग्जैक्टली सर। कितना इनकम होता अच्छा। होगा बोलते इनका वैष्णो देवी? मैं देखा था सर खुद के आंखों के, अपने आंखों से वैष्णो देवी में। वैष्णो देवी में वैष्णो देवी में जब मैं गया था, वैष्णो देवी, एक सेकंड देखता हूँ। यहाँ पर ये वेस्ट बंगाल में नहीं है वैष्णो देवी, ये वाला नहीं, सॉरी सॉरी। কাশ্মীরে। हाँ हाँ, कश्मीर वाला वैष्णो देवी। ওখানে वैष्णो অনেক ডোনেশন হয়, আমিও बहुत দেখেছি। बहुत डोनेशन, मतलब হুম। उसका मतलब एकदम जैसे लगता है ना मतलब पैसा के अंदर बैठा रहता है वो लोग। तो वैष्णो देवी जम्मू, हाँ ये वाला हो सकता है। हाँ यही वाला है, यही वाला सही है ना? हाँ यहाँ पर, হ্যাঁ দাদা এটাই। यहाँ पर है। एकदम हिमालय के, लोअर हिमालयस के चोटी में है, ठीक है। तो मैं बेसिकली कहना ये चाह रहा था कि ये जितना सारा टेम्पल्स वगैरह है, ये भी ना बहुत इनकम करते हैं। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इनको भी ना अपने स्कैनर से नहीं हटाना चाहता, मतलब ये चाहते हैं कि इनका भी इनकम जो है, ठीक है, ये भी स्कैनर में रखा जाए। इनका भी जो इनकम है इनको भी स्कैनर में रखा जाए। आई थिंक ये आदकुमारी है, ठीक है, मुझे जितना याद आ रहा है, ठीक है। इसे भी इसी किसी जगह में वो पैसा गिनने का घर भी है, ठीक है, जिसमें पैसा वगैरह मिलता है, दिखता भी है, ठीक है। तो ये देखो श्री माता वैष्णो देवी काटरा में है, जम्मू में, ठीक है। ठीक है, आपको घुमाने नहीं जा रहा था मैं, बस आपको एक पिक्चराइज करने के लिए कि ऐसे ऐसे वर्ल्ड, इंडिया का सबसे, वर्ल्ड में सबसे रिचेस्ट टेम्पल कहाँ है? बालाजी सर, आंध्र प्रदेश में है बालाजी टेम्पल, नाम सुने हो ना? হ্যাঁ দাদা। कोई गए हो क्या? बहुत सारा निकल रहा है यहाँ पर, छोड़ो, ठीक है, फिर कभी घूमने चल जाएंगे, कोई बात नहीं। अच्छा, तो पॉइंट क्या था कि ये जो आपका एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन है, दैट इज जो गॉड है, ठीक है, इनको भी अलग से एक जुडिशियली एक अलग लेवल पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने स्कैनर में रखता है, ठीक है। तो मेन मेन क्या पॉइंट हो गया फिर? मेन मेन 7 जो पर्सन का बात हो गया, दैट इज इंडिविजुअल, HUF, BOI, AOP, पार्टनरशिप फार्म एंड कंपनी एंड एवरी आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन एंड लोकल अथॉरिटी। और लोकल अथॉरिटीज में अपना तथागत ने एकदम सही बताया सर, ग्राम पंचायत हो सकता है, म्यूनिसिपैलिटीज हो सकता है, जिला परिषद हो सकते हैं, ठीक है, जिला परिषद ट्रस्ट हो सकते हैं। तो दीज आर दी एरियाज जहां जहां से इनकम हो सकता है। वो जरूरी नहीं कि हर कोई टैक्स पे करे, बट एटलीस्ट उनको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपने स्कैनर में तो रखे, इतना श्योरिटीज होना चाहिए, ठीक है। तो जहां जिस जिस पर्सन को मेनली हमेशा ध्यान दिया जाएगा, उनको एक डिटेल्स रखा है पर्सन के अंदर, ठीक है। अब चलो मैं एक काम करता हूं, आपको पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट में ये जो इनकम टैक्स है, इसको इसके अंदर हम लोगों को क्या क्या जानना है, इसका एक पूरा पॉइंट ऑफ ओवरव्यू बना लेते हैं, ठीक है। पर्सन्स वगैरह कुछ चीजें आप लोग जरूर जान लिए, ठीक है। एक काम करो, बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या चीज कंप्लीट लेवल पे हम लोगों को क्लैरिटी होना चाहिए। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी क्या क्या चीज पे होना चाहिए? अच्छा, एक काम करना, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉ, कंपोनेंट ऑफ इनकम टैक्स लॉज। अच्छा, एक काम करते हैं, इतना बड़ा चीज लिखाने का जरूरत नहीं है, एक काम करते हैं, मैं आपको ना इसको ना पढ़ा देता हूं, ताकि मैं ना और डिटेल्स में जल्दी जल्दी जा सकूं। सर दिख रहा है सर सबको कि ओवरऑल बेसिक्स ऑफ इनकम टैक्स में आपको क्या क्या जानना है? क्या आप लोगों को दिख रहा है? हाँ सर। ओके, तो जैसे आप देख सकते हो यहाँ पर इनकम टैक्स एक्ट 1961 है,
कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स मतलब कहाँ कहाँ से इनकम टैक्स का डिटेल्स लिया जाता है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है इनकम टैक्स एक्ट 1961। फिर आपका आ जाता है एनुअल फाइनेंस एक्ट, जो हर साल जो फाइनेंशियल एक्ट लाया जाता है दैट इज कॉल्ड एनुअल फाइनेंस एक्ट। ओके, फिर थर्ड में आता है इनकम टैक्स रूल्स। ठीक है, मतलब जो चीज़ हर साल में ना, अब एवरी ईयर्स ना एक्ट को चेंज नहीं कर सकते, हर साल को एक्ट बनाते जाओगे तो मुश्किल हो जाएगा, इसलिए छोटा मोटा मैटर्स को ना रूल के थ्रू से लाया जाता है। सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस एंड कुछ लीगल डिसीजंस भी है, जो केस लॉस बनता है उसमें से जो लीगल डिसीजंस लिया जाता है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। तो बेसिक कॉन्सेप्ट के अंदर कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज में आपको ये चीज समझना चाहिए कि जो इनकम टैक्स है ये कहाँ कहाँ से आता है। एक इनकम टैक्स एक्ट 1961, एनुअल फाइनेंस एक्ट, इनकम टैक्स रूल्स, सर्कुलर्स एंड नोटिफिकेशंस जो अमेंडमेंट के थ्रू से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपने जरूरत के हिसाब से लाए जाते हैं, एंड फोर्थ एंड लास्ट थिंग इज लीगल डिसीजंस। तो ये पॉइंट समझ में आ रहा है। एंड फिर आता है आपका स्टेप्स फॉर कॉम्प्यूटेशंस। ठीक है, ये सब चीज तो मैं आपको आगे आगे बताऊंगा ही कि कैसे पूरा का पूरा स्टेप्स को कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है, बट फिर भी एक बार आपको अभी बता देता हूं बिकॉज आगे तो यही सब चर्चा करना है। स्टेप्स फॉर कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम एंड टैक्स लायबिलिटी जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि एक टैक्स लायबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए आपको क्या क्या चीज पे ध्यान देना पड़ता है। सबसे पहले तो आपको ध्यान देना पड़ेगा रेसिडेंशियल स्टेटस को डिटरमाइन करने में, जिसपे काफी समय लगेगा रेसिडेंशियल स्टेटस में ग्रिप लाने के लिए। यस, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें। फिर आपको ग्रिप लगेगा थोड़ा सा क्लासिफिकेशन ऑफ इनकम अंडर डिफरेंट हेड्स। जैसे कि मैं आपको बताया ना कि नॉर्मली 5 हेड्स है। ठीक है, 5 हेड्स ऑफ इनकम है। तो आपका क्वेश्चंस में या फिर एग्जाम के क्वेश्चंस हो या रियल लाइफ में जब आप टैक्स प्रैक्टिशनर बने तो लोग अलग अलग इनकम लेके आपके पास आएगा कि भाई मैंने देखो मैं लॉटरी जीत के इनकम किया, कोई बोलेगा देखो मैंने ना ये वाला बिजनेस करके इनकम किया, कोई बोलेगा देखो मैंने ना इस कंपनी से काम करके इनकम किया, कोई बोलेगा मैंने ना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करके इनकम किया, कोई बोलेगा मैंने ना कंपनी ने डिविडेंड दिया उससे इनकम किया। तो सर आप लोग मेरा बात समझ रहे हो, ये जो मैं अलग अलग इनकम आपके सामने बोल रहा हूँ ये अलग अलग हेड्स में जाता है। कोई बोलता है कि मेरा ना एक घर है उसके ऊपर ना मैं भाड़े पे दे दिया तो उसका एक अलग हेड्स होगा। तो घर अगर मैं आपने भाड़े पे दे दिया तो उसका क्या है। अगर अपने ही घर पे आप दुकान खोल के बैठ गए तो उसका एक अलग हेड है। वो सब मैं आगे आगे चर्चा करूंगा। ठीक है, बट बेसिक पॉइंट्स क्या है कि जब अलग अलग हेड्स से आप इनकम कर सकते हो उसको क्लासिफाई करना है। अलग अलग हेड से जो भी आप कमाओगे ना दैट इज 5 हेड्स ऑफ जो इनकम है उसको आपको अलग से क्लासिफाई भी करना है। फिर थर्ड पॉइंट में आपको क्या करना है, कंप्यूटेशन ऑफ इनकम अंडर ईच हेड। फिर उसके अंदर आपको कंप्यूट करना है कि अलग अलग हेड से आपने कितना कमाया। ठीक है, जैसे कि अगर मैं आपको थोड़ा सा हेड के बारे में बताऊं, जैसे कि सैलरी हेड है। ओके, इनकम अंडर द हेड सैलरी। बिजनेस एंड प्रोफेशंस का एक हेड है। कैपिटल गेन का हेड होगा जिसको हम लोग सीजी के नाम से जानेंगे। सैलरी, बीपी, सीजी और क्या है सर, एचपी, हाउस प्रॉपर्टी। एंड और क्या बाकी रह गया सर, कोई बताओगे। इनकम फ्रॉम अदर्स। इनकम फ्रॉम अदर सोर्स, वेरी गुड सर। आईफोस, ओके, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो सैलरी, बीपी, सीजी, एचपी एंड आईफोस, इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। तो ये मेनली 5 हेड्स ऑफ इनकम है, उसका कंप्यूटेशन आपको करना होगा। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको क्लबिंग प्रोविजंस यूज करना है। क्या प्रोविजंस यूज करना है, क्लबिंग। क्लबिंग मतलब मैं अभी अभी आपको सिर्फ मतलब बताते हुए जा रहा हूं, डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं बिकॉज डिटेल्स में टाइम लगेगा, एक एक चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ठीक है, क्लबिंग का मतलब सिंपल इतना जान लो कि अगर घर में मानो कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्पाउस, स्पाउस समझते हो, हस्बैंड का वाइफ, वाइफ का हस्बैंड। ठीक है, इसको हम नॉर्मली मैं अमिताभ बच्चन के फैमिली से बताता हूँ। अगर मानो कि किसी कई बार कैसे होते हैं कि सपोज मानो अमिताभ बच्चन साहब अपना इनकम तो कर रहा है लेकिन अपने इनकम को थोड़ा कम करने के लिए कुछ इनकम ना जय बच्चन मैम के नाम पे कर रहा है। तो इसमें क्या हो रहा है ना, इनकम टैक्स ना बांट जाता है थोड़ा सा, जय बच्चन के नाम के कारण से थोड़ा एग्जेम्प्टेड हो जाता है। तो अगर सरकार कभी भी ऐसा देखता है कि कोई हस्बैंड अपना इनकम को कम दिखाने के लिए बीवी के नाम पे इनकम को ट्रांसफर कर रहा है, आप लोग मेरा बात समझ पा रहे हो, कोई हस्बैंड किसी का इनकम को कम दिखाने के लिए, वाइस वर्सा भी हो सकता है, वाइफ भी हस्बैंड के नाम पे कर सकते हैं। दैट्स व्हाई मैंने बोला कि स्पाउस, स्पाउस का मतलब होता है हस्बैंड की वाइफ, वाइफ की हस्बैंड। तो अगर हस्बैंड अपने इनकम को कम दिखाने के लिए वाइफ के नाम पे कुछ इनकम को ट्रांसफर कर रहा है और अगर वाइफ का एज सच कोई इनकम है नहीं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में ना वो क्लबिंग प्रोविजंस आ जाते हैं। किसी का बच्चा बहुत इनकम कर रहा है, ठीक है, तो बच्चे का इनकम को क्या किया जाए,
तो ये डिपेंड करता है, जो जो पेरेंट्स का इनकम ज्यादा है उसके इनकम के साथ ऐड कर दिया जाए। जो बच्चा है, बच्चा मतलब सर बिलो 18 ईयर्स का कोई इनकम अच्छा खासा कर रहा है, तो जैसे करता है ना सर आजकल डांस, बांग्ला डांस, डांस इंडिया डांस, क्या क्या सब टैलेंट शोज से काफी इनकम करते हैं बच्चे लोग। तो पॉइंट क्या है, तो जब ऐसा केसेस होता है ना, तो उसमें क्लबिंग प्रोविजंस आ जाता है कि सबको इनकम को, जिसका इनकम हाईएस्ट है, या तो माँ का इनकम या तो पापा का इनकम, जिसका इनकम हाईएस्ट है उनके इनकम के साथ जोड़ दिया जाता है। तो डिटेल्स बताऊंगा सर, ठीक है। यहाँ पर कुछ ऐसे ही देखो लिखा है, स्पाउस, माइनर, चाइल्ड, ठीक है। आगे बात होगा सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड, मतलब किसके लॉस किसके साथ जाएगा। जैसे कैपिटल गेन में लॉस हुआ है, शॉर्ट टर्म के साथ लॉन्ग टर्म जाएगा, लॉन्ग टर्म के साथ शॉर्ट टर्म जाएगा, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो ये सेट ऑफ होता है, सेट ऑफ कैरी फॉरवर्ड भी होता है, और लॉस को हम लोग कैरी फॉरवर्ड करके ले सकते हैं। फिर आता है सर जीटीआई, फिर क्या आता है जीटीआई, ग्रॉस टोटल इनकम। उसके ऊपर डिडक्शंस लगता है 80C से लेके 80U तक, इसका एक डिटेल्स चर्चा होगा। 80C से लेके 80U का डिटेल्स चर्चा होगा। फिर उसको हम लोग बोलेंगे डिडक्शंस फ्रॉम जीटीआई। फिर आता है कॉम्प्यूटेशन ऑफ टोटल इनकम। फिर उसके ऊपर जो भी टैक्स का स्लैब होगा उसके ऊपर होगा कॉम्प्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी। ये जिसने सीख लिया उसने तो बाजी मात कर दिया, ठीक है। आगे चर्चा होगा सर, यही सब डिटेल्स में चर्चा होगा। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है कि हम लोग चर्चा क्या क्या चीज पे करने वाले हैं। ओके सर, सर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, मुझे बस इतना बता दो करेंटली। तथागतो रोशनी समझ में आ रहा है? दादा। प्रीतम? है सर। ओके। इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस भी आपको जानना बहुत जरूरी है। जैसे कि कौन एसएससीज है, ठीक है, एसएससी कौन है, असेसमेंट क्या होता है, पर्सन्स जिसके बारे में मैंने अभी चर्चा कर रहा था, मैंने ऑलरेडी बता दिया आपको पर्सन्स क्या है। अभी इनकम के बारे में भी चर्चा करना है। इंडिया क्या है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एरिया। व्हाट इज इंडिया, ठीक है, मैं बात करूंगा इस पे, व्हाट इज इंडिया, ठीक है। इंडिया इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। ओके, फिर आता है असेसमेंट ईयर, फिर आएगा प्रीवियस ईयर, बिकॉज ये असेसमेंट और प्रीवियस ईयर बिना तो आपका बात ही नहीं बनेगा। एंड फिर आएगा मैक्सिमम मार्जिनल रेट एंड एवरेज रेट के बारे में भी चर्चा करेंगे। एंड बेसिस एंड रेट्स ऑफ टैक्स में चार्ज ऑफ इनकम टैक्स एंड रेट्स ऑफ इनकम टैक्स में भी बातें होंगे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, एक क्विक ओवरव्यू, ठीक है। बेसिक कॉन्सेप्ट में क्या क्या जानना है इसका तो मैंने डिटेल्स आपको बताया कि ये सब चीजें में डिस्कस करेंगे, बट एक क्विक ओवरव्यू लेते हैं, क्विक ओवरव्यू, ठीक है। फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्विक ओवरव्यू जो हम लेने वाले हैं अभी, ध्यान से देखिएगा। डोंट वरी, मैं सारा का सारा चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर कर लूँगा जिनके पास नहीं होगा, ठीक है। जैसे तौथा के पास शायद नहीं है, मैं तौथा को जरूर शेयर करूँगा। ओके, ध्यान देना प्लीज़, इंपॉर्टेंट जहां जहां मैं गोला करते हुए जाऊंगा ना, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना, बिकॉज वो सब चीज़ें पूछते हैं, ठीक है। इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स, इनकम टैक्स इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट डायरेक्ट टैक्स। एंट्री 82 ऑफ द यूनियन लिस्ट, एंट्री 82 यूनियन लिस्ट क्या होता है, कोई आइडिया है किसी को? सर सेंट्रल गवर्नमेंट का ना लिस्ट होते हैं, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट, कॉन्करेंट लिस्ट, 3 तरह का लिस्ट होता है, ठीक है। तो उसमें एक होता है यूनियन, जो सेंट्रल गवर्नमेंट का लिस्ट है। तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट का जो यूनियन लिस्ट है उसका एंट्री नंबर 82 में इनकम टैक्स के बारे में कहा गया है। ये पूछता है सर, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, ठीक है, कि कहां पर बताया गया है इनकम टैक्स के बारे में। तो आप बस इतना लिखना कि यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 82 में बताया गया है। दैट इज लिस्ट I in the 7th schedule to Article 246 of the Constitution of India has given the power of Parliament. Parliament को ये पावर देता है to make laws on taxes on income, तब ताकि वो टैक्स लॉस के ऊपर, इनकम टैक्स के ऊपर लॉ बना सके, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम, ठीक है, अदर देन एग्रीकल्चरल इनकम। एग्रीकल्चर इनकम भी है, उसको भी आपको पढ़ा जाएगा, डोंट वरी, बिकॉज बट उसको मतलब पार्लियामेंट को ये नहीं बताते हैं कि भाई आप एग्रीकल्चर पे टैक्स लगाओ। एग्रीकल्चर नॉर्मली डिडक्टेबल होते हैं, मैं आपको जरूर बताऊंगा एग्रीकल्चरल इनकम जब बताऊंगा, वो भी आपको पढ़ना पड़ेगा। काफी इंटरेस्टिंग है कि एग्रीकल्चर पे क्या होता है, गवर्नमेंट क्या डिसीजंस लेते हैं, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सिग्निफिकेंट कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स लॉज में अगर मैं बात करूं, सिग्निफिकेंट कुछ कंपोनेंट्स जैसे कि इनकम टैक्स एक्ट 1961, ठीक है,
Income Tax Act 1961 governs levy of income tax in India. Income Tax Rule 1962, Income Tax Rule 1962, CBDT, Central Board of Direct Tax for proper administration of the Act, एंड सर्कुलर जो इशूड करते हैं सीबीडीटी मतलब सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, जो सर्कुलर इशूड करते हैं उसके ऊपर, एंड नोटिफिकेशन जो भी इश्यूज होते हैं उसके ऊपर। ओके ठीक है सर, ये सब तो चीज समझ में फटाफट आ रहा है। इनकम टैक्स इज ए टैक्स, इनकम टैक्स इज ए टैक्स लिवाइड ऑन टोटल इनकम ऑफ द प्रीवियस ईयर ऑन एवरी पर्सन। ये मैंने आपको पहले ही बोल चुका। अब सवाल आता है सर प्रीवियस ईयर क्या है, फटाफट देख लो सर प्रीवियस ईयर क्या है। प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। प्रीवियस ईयर इज द फाइनेंशियल ईयर इमीडिएटली प्रीसीडिंग द असेसमेंट ईयर। अब मैं आपको जरूर पूछना चाहूंगा, करेंटली आज के डेट में ये जो टाइम चल रहा है, ऐसे देखो सर, आप लोगों का एग्जाम जब होगा तब आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होगा? जैसे एग्जाम जब मई जून में जिनका अटेम्प्ट हो रहा है, जून में जब अटेम्प्ट होगा तो उस टाइम पे आपका प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर क्या होगा? बताओ तो सर, तथा तो बता। अच्छा करेंटली असेसमेंट ईयर क्या चल रहा है? प्रीवियस ईयर 2021 करंट 21 करंट असेसमेंट ईयर क्या है? 2021 करंट असेसमेंट ईयर 2021। करंट प्रीवियस ईयर 1921 1920 जब आप लोग एग्जाम में बैठोगे मई जून में, उस टाइम पे असेसमेंट ईयर क्या हो जाएगा? 21 22 21 22। वेरी गुड सर। और उस टाइम पे प्रीवियस ईयर क्या हो जाएगा? 2021 2021। वेरी गुड सर। देखो सिंपल सा लॉजिक है, बिकॉज ये जनवरी चल रहा है, फेब्रुआरी मार्च पे ईयर एंडिंग है, ठीक है। तो जैसे ही मार्च पे ईयर एंड हो जाएगा तो ऑटोमेटिकली आप लोग कहाँ चले जाओगे, असेसमेंट ईयर आपका 21 22 में पहुंच जाओगे, और फिर आपका प्रीवियस ईयर हो जाएगा जो करेंटली असेसमेंट ईयर चल रहा है, ठीक है। तो दोनों हिसाब से आपको अगर से इतना समझना है कि अगर अभी आपको मैं बताऊंगा कि असेसमेंट ईयर क्या होता है। सिंपल बात करें तो असेसमेंट ईयर होता है वो ईयर जिस ईयर में टैक्स को कैलकुलेट किया जाता है। असेसमेंट ईयर इज दैट ईयर इन विच ईयर वी कैलकुलेट द टैक्स। ओके, जिस ईयर में एसेस का मतलब ही होता है कैलकुलेशन करना। असेसमेंट द वर्ड मीनिंग इज द कैलकुलेशंस ऑफ इनकम। ओके, तो असेसमेंट ईयर का मतलब जिस ईयर में कैलकुलेशंस होता है, ठीक है। जब 2021 22 में जाओगे तो उस ईयर में कैलकुलेशंस होगा, और किस साल का कैलकुलेशंस होगा मतलब किस साल का इनकम का कैलकुलेशंस करोगे, 2021 का कैलकुलेशंस करोगे। तो करेंटली जो ईयर चल रहा है उसमें 2021 का असेसमेंट ईयर चल रहा है। इनकम किस साल का कैलकुलेट किया जा रहा है? 1920 का कैलकुलेशन किया जा रहा है। मतलब आप 1920 में जो कमाओगे उसका टैक्स आपको कब देना है? इनकम करोगे 1920 में, टैक्स दोगे 2021 में। इनकम करोगे 2021 में और टैक्स कब जमा करोगे सर? 21 22 में। बात समझ में आ रहा है? पॉइंट क्लियर है ना सर? प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर, और दोनों ईयर जो है सर, दोनों प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर आपका स्टार्ट होता है 1 अप्रैल को और एंड होता है 31 मार्च को। ये तो फाइनेंशियल ईयर के साथ साथ ही चलता है। ये दोनों पॉइंट क्लियर है सर? असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर। इसके ऊपर और भी डिटेल्स है, मैं आपको आगे और बताऊंगा, बट फिलहाल मैं कुछ चीजें थोड़ा सा जानबूझ के स्किप कर रहा हूँ क्योंकि डिटेल्स में जब और लिखना है तब और बताऊंगा। बट करेंटली क्लियर है सर व्हाट इज प्रीवियस ईयर, व्हाट इज असेसमेंट ईयर? है दादा। ओके, तो देखो, तो असेसमेंट ईयर इज द पीरियड ऑफ 12 मंथ्स कमेंसिंग ऑन 1 अप्रैल एवरी ईयर, ठीक है। ये होता है असेसमेंट ईयर का सिंपल डेफिनेशन। बाकी जैसे है मैं आपको बताया कि असेसमेंट ईयर इज द ईयर इन विच ईयर वी कैलकुलेट द टैक्स, एंड प्रीवियस ईयर इज द ईयर इन विच ईयर इनकम वी पेड द टैक्स, ठीक है। मतलब 1920 का टैक्स हम लोग पे करते हैं 2021 में, जो मैंने ऑलरेडी आपको बताया। अब यहाँ पर एक्सेप्शन टू दिस रूल में अगर मैं बात करूँ कि जैसे कि केस वेयर इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर एसेस टू द प्रीवियस ईयर इटसेल्फ, मतलब कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें प्रीवियस ईयर का इनकम टैक्स असेसमेंट ईयर में नहीं दिया जाता, जैसे शिपिंग बिजनेस ऑफ नॉन रेसिडेंट,
पर्सन्स लिविंग इंडिया, ये सब चर्चा होगा सर, डोंट वरी। एओपी, बीओआई, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन फॉर्म्ड फॉर ए पर्टिकुलर इवेंट और पर्पस, पर्सन्स लाइकली टू ट्रांसफर प्रॉपर्टी टू अवॉइड टैक्स, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ऐसा बिजनेस के केस में आपको प्रीवियस ईयर का टैक्स प्रीवियस ईयर में ही देना पड़ता है, प्रीवियस ईयर का टैक्स आप असेसमेंट ईयर में नहीं दे सकते। बताऊंगा, आगे आगे चर्चा होगा। अच्छा, ये जिसके बारे में मैं सोच रहा था कि जो टैक्स का जो स्लैब रेट है उसको मैं आपको बता दूं एक बार, ठीक है। करेंटली जो टैक्स रेट अवेलेबल चल रहा है, ठीक है, तो टैक्स रेट का अगर आपको आप देखो तो जैसे कि आप लोग जानते होंगे इसको कि नॉर्मली 3 हिस्से से हम लोग इसको बांटते हैं। कितने तरह का? एक 60 साल का, मतलब 60 साल अप टू 60 ईयर्स, एक अप टू 60 ईयर्स, एक 60 टू 80 और एक अबव 80। एक काम करते हैं, इसको ना मैं आपको लिखते हुए समझाता हूँ, ठीक है। लिखोगे सर? लिख लोगे इसको? चलो लिख लेते हैं, अपने कॉपी में लिख लो। टैक्स रेट जो है सर, एक बार उसको लिख लो, आप लोग एक बार कॉपी कर लो। टैक्स रेट लिख लो एक बार, उसके बाद मैं और डिटेल्स में आपको बताऊंगा, बट बिफोर दैट एक बार टैक्स रेट लिख लो। अच्छा, हेडिंग करना प्लीज, इंडिविजुअल टैक्स रेट। हेडिंग किया सर? रोशनी, हेडिंग किया? है दादा। ओके। अच्छा, इंडिविजुअल टैक्स रेट में एक बार लिखना, इंडिविजुअल मीन्स natural human being, natural human being, okay, this is the matlab meaning of individual, okay, natural human being less than 60 years, लेस देन 60 ईयर्स, ठीक है। जो भी अभी आपको मैं बताने जा रहा हूं वो लेस देन, अच्छा नहीं ठीक है, एक सेकंड रुको, एक सेकंड, ऐसा ना करो, ऐसा ना करो, सिर्फ नेचुरल ह्यूमन बीइंग लिखो और नेचुरल ह्यूमन बीइंग से 3 एरो लगा लो। नेचुरल ह्यूमन बीइंग को इनकम टैक्स 3 हिस्सों से बांटता है। एक लेस देन 60 ईयर्स का एक एरिया बनाता है, दूसरा एक सीनियर सिटीजन का हिस्सा बनाते हैं, सीनियर सिटीजन का एक जगह बनाते हैं, एंड तीसरा एक सुपर सीनियर सिटीजन को बनाते हैं, सुपर सीनियर। तो क्या क्या हो गया सर? नेचुरल ह्यूमन बीइंग को 3 हिस्सों से बांटा, एक बिलो 60, एक सीनियर सिटीजन दैट इज मोर देन 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 ईयर, टू 80 ईयर, मतलब 280 को ऐसे लिखो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 ईयर्स, लेस देन 80 ईयर्स, ओके। और एक लिख लो ग्रेटर देन इक्वल्स टू 80 ईयर्स, ओके। तो चौथा कितना तरह का हो गया नेचुरल ह्यूमन बीइंग ऋषभ? 3 तरह का हो गया। चौथा मुझे बताना, एक बिलो 60, दूसरा 60 से लेके 80 और तीसरा अबव 80, यही है ना? हेलो? हाँ सर। देखो सर, बेसिक चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, शायद किसी किसी को ऐसा लग रहा होगा कि सर बहुत इजी टॉपिक है, कुछ भी इजी नहीं होता। जब समय के साथ साथ और आगे बढ़ेंगे कन्फ्यूजन्स बढ़ जाएगा, फिर दिक्कत नहीं होगा। बेसिक मतलब इजी चीज़ को बहुत सीरियसली करो तो और अच्छा होता है, ओके।
अच्छा अब क्या करना है सर, स्लैब को थोड़ा सा करना है। क्या करना है सर, स्लैब को। तो ये जो स्लैब मैं आपको शेयर कर रहा था इसी को थोड़ा सा आपको मैं बता देता हूँ, ठीक है। तो पहले हेडिंग कर लो, पहले हेडिंग कर दो बिलो 60 ईयर्स, लेस देन 60 ईयर एज, लेस देन 60 ईयर एज, ओके। तो इनके केस में, इनके केस में अप टू 2,50,000 एट द रेट नील होता है। एक न्यू रूल्स भी आया है, मैं उस पर आता हूं, बट पहले जो चल रहा है उसको बता दूं। अप टू 2,50,000 एट द रेट नील, ग्रेटर देन 2,50,000 to 5 lakh at the rate of 5%, greater than 5 lakh to 10 lakh at the rate of 20%, and greater than 10 lakh at the rate of 30%, greater than 10 lakh at the rate of 30%। क्या लिख लिया सर? लेस देन 60 ईयर्स का टैक्स स्लैब ले लिया, लिखे कि नहीं लिखे? है दादा। इसके साथ एक न्यू अमेंडमेंट भी बताऊंगा, बट उससे पहले इसको एक बार लिख लो। अब क्या लिखना है? ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 ईयर्स, लेस देन 80 ईयर्स, जिनको हम लोग क्या बोलते हैं सर प्यार से? सीनियर सिटीजन। इनका क्या रूल्स होता है? इनका रूल्स थोड़ा सा हटके है, मतलब इनको थोड़ा, क्योंकि ये थोड़ा एजेड हो जाते हैं तो इनको थोड़ा सा, मतलब क्योंकि इनके एज के साथ साथ इनका इनकम करने का ताकत कम हो जाता है, ऐसे मान के चल रहे हैं। तो दैट्स वाई अप टू 3 लाख एट द रेट ऑफ नील, ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%, ओके। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%, एंड अच्छा मेरा नीचे जगह नहीं आ रहा है तो आप साइड में ही लिख लो। इसके बाद है अप टू 3 लाख नील, ग्रेटर देन 3 लाख, फिर और है ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%। इसका यूज कैसे होगा, कि कैसे इसका यूज होता है मैं आपको आगे बताता हूं, बट बिफोर दैट ये ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 बट लेस देन 80 सीनियर सिटीजन लिख लिए सर? प्लीज टेल मी सर। लेस देन 60 ईयर्स एज हो गया, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 60 बट लेस देन 80 तक लिख लिए? चौथा लिखছিস तो? लिखছিস ना? लिखছিস, ओके। एंड लास्ट इज ग्रेटर देन 80 ईयर्स, ग्रेटर देन 80 ईयर्स एज। ग्रेटर देन 80 ईयर्स एज के क्या होता है इसका रूल? इसको ना सर अप टू 5 लाख तक छूट दिया जाता है। ऋषभ, इसको कितना तक छूट दिया जाता है? अप टू 5 लाख तक, मतलब क्योंकि इसका उम्र और बढ़ जाता है तो दैट्स वाई माना जाता है कि शायद इनका इनकम करने का तरीका और कम हो जाए, तो इसलिए अप टू 5 लाख तक इनको नील टैक्स, कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बट ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ कितना होगा? 5% होगा। 5 लाख तक नील, 5 लाख से 10 लाख कितना होगा? 5% होगा। क्या लगता है? ना सर 10% होगा। 10 नहीं, देख क्योंकि इसका 5 लाख तक छूट है ना, बाकी केस देख थोड़ा सा फर्क किधर है कि अप टू 2.5 लाख से 2.5 लाख तक नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, 5 लाख से 10 लाख 20% है, एंड 10 लाख के ऊपर गया तो 30% है, ठीक है। इसके केस में देख 3 लाख तक नील है, 3 लाख तक नील, 3 लाख से 5 लाख 5%, 5 लाख से 10 लाख 20%, तो इसके केस में भी तो वही होना चाहिए ना, 5 लाख से 10 लाख 20%। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप 80 साल के ऊपर हो
और अगर आपका इनकम 5 लाख क्रॉस करता है तो आपको कोई छोटा मोटा स्लैब में अंदर नहीं डाला जाएगा। मतलब अगर एज होने के साथ साथ अगर आप ज्यादा इनकम करते हो तो आपका टैक्स रेट भी हायर होगा। बोलो ये समझ में आया? याद रखना सर। ग्रेटर देन 10 लाख एट द रेट ऑफ 30%। अगर 10 लाख के ऊपर जाओ तो फिर 30% का टैक्स रेट वो भी है। लेकिन सर अगर आपका उम्र 80 साल से ऊपर है, आपको 5 लाख तक छूट है, एग्जेम्प्टेड है। 5 लाख से 10 लाख 20%, 10 लाख के ऊपर जाओगे तो 30%। बट मतलब कोई 5% का कोई स्लैब नहीं है। ओके प्रीतम बोझा গেছে? ओके अब देखिए ये जो स्लैब जो भी मैं बता रहा हूँ ये सम्स करते हुए ना ये सब चीजें ना आपको क्लियर होगा। ठीक है तो एक काम करते हैं, एक सम्स करते हैं तो फिर आपके मन में जो भी चल रहा है ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है तो चलो एक सम्स आपके सामने क्वेश्चंस रखते हैं तो आप भी वो क्वेश्चंस को सॉल्व करो। ठीक है मेरे साथ साथ ही करो बट करो तो सही। एक सेकेंड, एक क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो फिर मजा आ जाएगा। सर इलस्ट्रेशन दिख रहा है ना, स्क्रीन में इलस्ट्रेशन दिख रहा है? यस सर। तो प्लीज एक बार इसको रीड करो और फिर इसको एक बार सॉल्व करो। ठीक है Mr. X has a total income of 12 lakh for previous year 2021 comprising of income from house property and interest on fixed deposit. Compute his tax liability for assessment year 21-22 assuming his age is 45 years, 63 years, 82 days. ठीक है assume that Mr. X has not opted for the provision of section 115 BAC. अब ये 115 BAC क्या होता है मैं आपको आगे बताता हूँ। ठीक है अच्छा क्या 115 मतलब नॉट ऑप्टेड बोला। ठीक है चलो एक काम करते हैं 115 BAC क्या है अभी आप लोग 2 सेकंड के लिए भूल जाओ। आप लोग सिर्फ इतना मुझे बताओ कि ये इसका टैक्स मतलब टैक्स रेट क्या होगा। अगर उसका एज उसका इनकम है 12 लाख, अगर उसका एज 45 का है, 63 का है, 82 डेज का है। ट्राई करोगे सर? ट्राई करोगे कि नहीं? স্যার ওটা 82 ডেজ হবে না ইয়ার? ये 82 डेज होगा कि ईयर होगा? एक मिनट ইয়ার হবে দাদা, ডেজ কি করে হবে? ओ सॉरी 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 हाँ ये प्रिंटिंग मिस्टेक है। डेज कैसे होगा? ईयर 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 करो यार, सॉरी 82 years not days। তথাগত কোশ্চেনটা বোঝা গেছে? হ্যাঁ স্যার। ট্রাই করছিস? হ্যাঁ স্যার। কর রশনি, ট্রাই কর फिर আমি सॉल्व कराচ্ছি। अलग अलग होगा हाँ, तीनों अलग अलग क्वेश्चंस है। 45 is a different question, 63 is a different question, 82 years is a different question। वो 82 days नहीं 82 years ही होगा। सॉरी দাদা बोलो 45 ইয়ার্স এরটা 179400। 179400 वेरी गुड रोशनी 179400। ঋষভ এসছে কিছু? স্যার করছি স্যার। কর কর প্রীতম
দাদা মাঝখানে একটা 63 ইয়ার্স ছিল। হ্যাঁ 63 ইয়ার্স। হবে হ্যাঁ বল। 5250 হবে একটা। একটা বললে হবে? আমাকে তো বলতে হবে কোনটা। পয়েন্ট নাম্বার 1 Below কত, 60 পয়েন্ট নাম্বার 2 কত, সেটা বলতে হবে তো। বিলো 60 যেটা আছে বিলো 60 মানে 45 ইয়ার্স, তো ওভাবে বলতে হবে না। 45 স্যার ইয়ার্স প্রথমটা 172,500 179 179 না 179,400 তথাগত এসছে কিছু? 152,500 এসছে। 52,500 এসছে ফার্স্ট এডটা। দেখ আমি বুঝতে পেরেছি কিছু একটা ছোট্ট মিস্টেক হচ্ছে। ओके लुक अप टू 2,50,000 अभी हम लोगों ने जो स्लैब अभी अभी हम लोगों ने देखा उसी स्लैब को यूज करना है। अच्छा 45 इयर्स है, इसका मतलब 60 ईयर से कम है, तो अप टू 2.5 लाख नील। ओके अप टू 2.5 लाख नील मतलब 2,50,000। ओके अप टू 2,50,000 एट द रेट नील। अच्छा यार म्यूट ने टू म्यूट कर देना बाबू, म्यूट कर दे थोड़े, फिर जब क्वेश्चंस लेंगे फिर अनम्यूट कर देना। सबका ही म्यूट है, ठीक है দাদা বল। 63 ইয়ার্স এরটা কি 176,800? বলছি তার একটু হোল্ড কর বলছি। আপ টু 2,50,000 নীল ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख, ऐसे करके सॉल्व करना है ना। अप टू 2,50,000 एट द रेट नील, फिर ग्रेटर देन 2,50,000 टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 5%। এটা কত হবে? 2.5 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना है? 2.5 लाख का डिफरेंस है। 12,500 2,50,000 का डिफरेंट है और 2,50,000 पे 5% तो 12,500। वेरी गुड ऋषभ, 12,500। फिर एट द रेट 2,50,000 से 5 लाख, फिर ग्रेटर देन 5 लाख से कितना तक गया है उसका, उसका इनकम कितना है? 12 लाख का है ना। तो फिर अभी जाना है 5 लाख टू 10 लाख। जब तक 12 लाख तक नहीं पहुंचते तब तक जाना पड़ेगा। 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20। अब मुझे प्लीज बताओ 10 लाख से 5 लाख का डिफरेंस कितना है? तो था 10 लाख से 5 लाख का डिफरेंस 5 lakhs 5 लाख, तो 5 लाख पे लगेगा 20%, दैट इज 1 लाख। ओके अभी तुम्हारा इनकम कितना है? व्हाट इज योर इनकम? 12 लाख इज योर इनकम, 12 लाख इज योर इनकम। तो फिर डिफरेंस अभी ग्रेटर देन 10 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख दैट मीन्स ग्रेटर देन 10 लाख अप टू 12 लाख, अप टू 12 लाख कितना डिफरेंस है? 2 लाख 2 लाख का डिफरेंस है। तो ग्रेटर देन 10 लाख अप टू 12, बिकॉज 12 तक हुआ है उसका, तो एट द रेट 30%, तो डिफरेंस इज 2 लाख का। 2 लाख पे 30% कितना हो जाता है? 60,000। ওকে এটাই তো স্যার এসছে। হ্যাঁ অবভিয়াসলি, লেকিন একটা ছোট মিস্টেক করেছিস তুই, এটা জানতিস 1,60,000 एंड 12,500 कितना होता है? 172,500। ये तूने सही किया, बट यू डोंट यू फॉरगेट टू ऐड सेस, जो बार बार ऐड करना चाहिए। 4% ওইটা আছে। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ये कंपलसरी है। हेल्थ एंड एडू सेस हर बार आपको जो भी आपका टैक्स का कैलकुलेशन होगा, ग्रॉस कैलकुलेशन जो होगा, उसके साथ आपको हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऐड करना होगा एट द रेट ऑफ 4%, कंपलसरी है। तो 172,500 इंटू 4% कितना होता है? प्लीज टेल मी। आई थिंक 6,900। 6900 तो ये हो जाएगा 179,400 एंड रोशनी इज एब्सोल्युटली राइट। ओके चौथा प्लीज टेल मी तेरा मिस्टेक कहाँ हुआ था? আমি লাস্টেরটা করি এই 10 লাখ থেকে 12 লাখ তক করিস নি? না
বুঝতে পেরেছিস এটা কি হয়েছে? হ্যাঁ কোনো প্রবলেম হলে ডাউট হলে জিজ্ঞাসা করবি। ओके ঠিক আছে नेक्स्ट। अब देखो, अच्छा रोशनी ने मुझे पूछा था दादा 63 इयर्स का आंसर क्या है? 63 इयर्स का आंसर मुझे दिख रहा है 176,800। मैच किया रोशनी? হ্যাঁ হ্যাঁ দাদা, আর তার পরেরটা 166,400। हाँ हाँ एकदम सही हुआ है। रोशनी का तीनों आंसर एकदम सही हुआ है। अच्छा बाकी होगा, मेरा मैच किया कि देखो ना एक बार। 63 ইয়ার্স 63 ইয়ার্সটা ম্যাচ করেছে কারো? কম্পিউটেশন অফ ট্যাক্স লায়াবিলিটি of Mr. X, कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लाइबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। एज कितना है सर? एज 63 इयर्स। इनकम कितना कर रहा है? इनकम है इसका 12 लाख का। इनकम 12 लाख का, सेम इनकम ही है, बस थोड़ा सा उसके ऊपर डिपेंड करके एज के हिसाब से आपको लाइबिलिटी चढ़ाना है। तो टैक्स लाइबिलिटी कितना, वही तो कैलकुलेट करना है सर। सर अप टू 3 लाख तक करना है ना अभी, बिकॉज ये 60 ईयर से ज़्यादा है और हम लोगों ने प्रोविजंस लिखा था सर। ये देखो, अगर किसी का एज 60 ईयर से ज़्यादा है पर 80 से कम है तो उसको सीनियर सिटीजन कहलाते हैं, और उसके केस में अप टू 3 लाख तक सरकार के हिसाब से छूट मिलता है। ठीक है, समझ में आया? तो अप टू 3 लाख एट द रेट ऑफ नील सर, 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं, दैट्स वाई अप टू 3 लाख एट द रेट नील। ग्रेटर देन 3 लाख टू 5 लाख, तो था प्लीज हेल्प मी कि 3 लाख से 5 लाख का क्या डिफरेंस है? थ्री लाख टू 5 लाख कितना डिफरेंस है? तो था प्लीज बता मुझे। ओ तो था सर 176,800 176,800 176,800। वेरी गुड प्रीतम। तथा तो इसका कितना गैप है बता? 3 लाख टू 5 लाख का गैप कितना है? 2 लाख ना? तथा तो आवाज 25 की 25 ना? হ্যাঁ স্যার तो 3 लाख The टू 5। second answer 176,800. वेरी गुड ऋषभ, वेरी गुड। 3 लाख टू 5 लाख अप टू 5%, तो 2 लाख का 5% हो जाएगा 1 लाख। एंड ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख एट द रेट ऑफ 20%, तो ये डिफरेंस कितना है? 5 लाख का डिफरेंस है, 5 लाख से 10 लाख का। 5 लाख पे 20% अगेन आपका, अच्छा मैंने क्या सही किया? 2 लाख का 5% 10,000 होता है। देखो मेरा गलती आप लोगों ने देखा नहीं। 2 लाख से 5% का डिफरेंस, 5% 10,000 होता है ना, और ये 5 लाख का 20% हो जाएगा 1 लाख। ओके, और बाकी क्या रहा सर? ग्रेटर देन 10 लाख अप टू 2 लाख, बिकॉज 12 लाख पे सीमित हुआ ना, अप टू 12 लाख, दैट इज डिफरेंस इज 2 लाख का, रेट इज 30% का, तो 2 लाख एट द रेट ऑफ 30% इज 60,000। तो 1,70,000 और 1,70,000 इस पे ऐड क्या हो जाएगा? एडू एंड हेल्थ सेस, एडू एंड हेल्थ सेस, ये याद रखना सर, ये स्टैंडर्ड है 4% का। कितना हो जाएगा रोशनी? 1,70,000 पे 4%। 6800। कॉमर्शियल कैलकुलेटर यूज करना सर, एकदम कॉमर्शियल वाला, नॉट साइंटिफिक। 1,70,000 इंटू 4%, 6,800। Last at the 166,400. आई थिंक सो, सही हुआ होगा तो। सही है ऋषभ, सही है। 176,800, 176,800, दिस इज योर नेट टैक्स लायबिलिटी, दिस इज योर नेट टैक्स लायबिलिटी। जब आपका एज कितना है? 63 इयर्स का है। तो पहले आपने कितने का निकाला? जब आपका एज बिलो 60 का था तो आपको टैक्स लायबिलिटी कितना हुआ था सर? नेट टैक्स लायबिलिटी, नेट टैक्स लायबिलिटी हुआ था सर 179,400 का। जब आपका एज
63 इयर्स का हुआ तब आपका टैक्स लाइबिलिटी वो 176,800 का, अभी आपका एज कितना है 82 का। तो अभी आपका क्या हो जाएगा, क्वेश्चन से एक बार फिर से मैं दिखाता हूँ। ये 82 इयर्स का है, ये डेज नहीं सर, गलती से हो गया डेज। 82 इयर्स, तो कैसे करना चाहिए, सी कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑफ मिस्टर एक्स। एज कितना सर, 82 इयर्स। सर इसका क्या करेंगे, अप टू 5 लाख नील ना, तथा का तो प्लीज हेल्प मी, अप टू 5 लाख इसका नील होगा ना, है सर। ग्रेटर देन 5 लाख टू 10 लाख 10 20,000 लाख 20%। एट द रेट 20%। वेरी गुड सर। इसका कोई 5% का स्लैब नहीं है, तो 5 लाख से 10 लाख, डिफरेंस इज 5 लाख। 5 लाख का 20% इज 1 लाख, ग्रेटर देन 10 लाख टू अप टू 12 लाख। 2 लाख का डिफरेंस है, म्यूट कर देता था। हाँ, 2 लाख एट द रेट, वो क्या होता है ना, बैकग्राउंड में नॉइज होता है, बाद में रिकॉर्डिंग जिसको चाहिए होगा ना उसको दिक्कत होता है, और कुछ नहीं। ठीक है, 2 लाख का एट द रेट कितना परसेंटेज, 30 ना, दादा कितना होगा, 30 होगा, हाँ सर। 30%। तो 2 लाख का सर 30, 1,66,400। यस सर, 166,400, तो 1,60,000 ये हो जाएगा। और इसके ऊपर ऐड क्या करना है सर, ऐड एडू एंड हेल्थ सेस, एडू एंड हेल्थ सेस एट द रेट ऑफ 4%। प्रीतम सही हुआ है ना, है सर। 166,400, वेरी गुड, वेरी गुड। तो दिस इज योर नेट टैक्स लायबिलिटी। तो देखो, अलग अलग एज ग्रुप के हिसाब से सिमिलर इनकम पे अलग अलग टैक्स का अमाउंट हो गया, और इसको क्या कहते हैं सर, स्लैब कहते हैं। बहुत लोग क्या मिस्टेक करते हैं मैं आपको बता दूं, एक्चुअली मैक्सिमम केस में जिनको प्रॉपर आइडिया नहीं होता है टैक्स में, उनको लगता है ये जो अप टू 2.5 लाख नील, मतलब अप टू 2,50,000 नील, फिर बताते हैं कि 2,50,000 से 5 लाख 5%, फिर 5 लाख टू 10 लाख 20%, 10 लाख से 30%, 10 लाख से ऊपर जाएगा तो लोग क्या सोचते हैं, अप टू 2,50,000 नील, मतलब ये मैं देखा कॉमन परसेप्शन से कि 2,50,000 तक नील ये ठीक है। 2.5 लाख से 5 लाख 5% का लोग मतलब ये समझते हैं कि 2,50,000 से 5 लाख के बीच पे जो भी इनकम होगा उस पर 5% टैक्स लगेगा, 5 लाख के 10 लाख के बीच में जो भी अमाउंट होगा उस पर 20% लगेगा, एंड 10 लाख के ऊपर जाने से डायरेक्ट 30% लग जाएगा। बट क्या ऐसा हो रहा है, या फिर स्लैब टू स्लैब हो रहा है? आप लोग बात मेरा समझ पा रहे हो ना, कि लोग नॉर्मली किस तरह का सर जनरल मिस्टेक कर देते हैं। स्लैब वाइज जाना है, अगर डायरेक्ट लगाते तो काफी हाई फाई हो जाता टैक्स। बारह लाख के 30% लगाओ तो कितना होता है, 12 लाख पे 30% लगाओ कितना होता है, 3,60,000। 3,60,000। 3,60,000। लेकिन क्या यहाँ पर टैक्स 3,60,000 हो रहा है, इसमें हो रहा है 179,400 जब बिलो 60 का हो, जब अबव 60 का हो तो 176,800, और जब अबव 80 जा रहे हो तो 166,400। तो ऐसा होता है। ठीक है, तो इसी तरह से मैं कुछ होमवर्क भी दूंगा, प्लीज उसको सॉल्व करना। एक काम करो, होमवर्क लिख लो, अभी मेरे साथ ही लिख लो, जरूर ट्राई करना घर पे। लिख लो सर, होमवर्क दे रहा हूँ मतलब नहीं कि क्लास खत्म, होमवर्क दे रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर अभी बात बन रहा है। मिस्टर एक्स 36-year-old whose
taxable income is 16,20,310. 16,20,310. Calculate tax liability. Question number 2. Mr. X, 64-year-old, whose taxable income is 9,43,110. Calculate tax liability. Question number 3. Mrs. X, whose taxable income is rupees A 4 lakh, B 8,10,500, and C 22,20,200. Calculate tax liability. স্যার অ্যামাউন্ট গুলো একবার বলবেন কোনটা রে? এই 3 নম্বরেরটা মিসেস এক্স এর? কেন আমার হ্যান্ডরাইটিংটা বুঝতে অসুবিধা হচ্ছে কি খুব? স্যার এখানে আমার পিকচারটা আসছে না, হঠাৎ করে চলে গেছে। চলে গেছে? তো একটা কাজ কর, একবার রিলগ ইন কর, আর নাহলে একটু দাঁড়া, হোল্ড কর দাঁড়া, একটু নেটওয়ার্কটা ভালো রাখতে হবে, নাহলে একটু মুশকিল হবে। হ্যাঁ, একটু খেয়াল রাখবি নেটটা। পারিস তো ব্রডব্যান্ড ইউজ করতে পারিস। এগুলো স্যার ব্রডব্যান্ডই আছে। লাস্টেরটা রেজ কত? ব্রডব্যান্ডে এই অবস্থা হচ্ছে। দাঁড়া, আমি বলছি, দাঁড়া 1 সেকেন্ড, আমি একবার রিশেয়ার করি, তাহলে হয়তো ও দেখতে পেয়ে যাবে। হ্যাঁ স্যার পেয়েছি। পেয়েছিস? দেখ তো। হ্যাঁ স্যার। হ্যাঁ, ওটা বলবি, যখনই প্রবলেম হবে আমাকে বলবি। অনেক সময় এরকম হয়, রিশেয়ারিং করলে হয়ে যায়। আচ্ছা, মিসেস এক্স whose taxable income is rupees 4 lakh, rupees 8,10,500 and rupees 22,20,200. লিখেছিস? হ্যাঁ স্যার। এগুলো বাড়িতে ট্রাই করবি, এখন না। ওকে, এগুলো হোমওয়ার্ক থাকলো। ओके नेक्स्ट। अब चलो सर, कुछ क्वेश्चन नहीं, अगेन प्रोविजन। टैक्स इज ऑल अबाउट प्रोविजंस एंड यूज ऑफ प्रोविजंस। टैक्स का मेन प्रॉब्लम क्या है कि इसमें ना कैलकुलेशंस में कुछ दम नहीं है, दम जो है उसका प्रोविजंस पे है। तो जो प्रोविजंस को जितना अच्छे से समझेगा वो टैक्स को उतना अच्छे से सॉल्व कर पाएगा। कैलकुलेशंस तो इज जस्ट अबाउट प्लस माइनस एंड मतलब नथिंग मोर देन दैट। तो मतलब कोई भी बच्चा भी कर सकता है, बट अगर प्रोविजंस पे दमदार नहीं है तो फिर कैलकुलेशंस कितना भी इजी हो मुश्किल में पड़ जाएगा। अच्छा, नाउ एक स्पेशल कुछ पॉइंट्स में बात कर लूं मैं एक बार, जैसे अच्छा एक चीज आप लोगों ने पूछा नहीं सर, कि यहाँ पर क्वेश्चंस में एक पॉइंट था कि सर 115 एबीसी बीएसी, ये 115 बीएसी क्या है? has not opted for provision of section 115 BAC। सर ये 115 BAC एक न्यू टैक्स रेट का स्लैब है जिसको भी हम लोग यूज कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपको वो टैक्स स्लैब भी लिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जस्ट वेट, मैं आपको उससे पहले कुछ और पॉइंट्स एक बार बता दूं, उसके बाद मैं बता रहा हूँ आपको। अच्छा एक काम करते हैं, पहले 115 BAC ही लिखा देते हैं। ये आपका 2019 के स्टार्टिंग से ये वाला स्लैब आया था। ठीक है, जिसमें क्या है, ये
आप यहाँ पर देख पा रहे हो, एज पर द सेक्शन 115 BAC, इंडिविजुअल्स एंड HUFs मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज हैव एन ऑप्शन टू पे टैक्स in respect of their total income other than income chargeable to tax as special rate under chapter 12 at following concessional rate if they do not avail certain exemptions, deductions like leave travel concessions, standard deduction under the head salaries, interest on housing loan on self occupied properties, deduction under chapter 6 under the other than 80 CCD and section 80 JJAA etc. तो अगर इस तरह का कुछ भी वो नहीं ले रहा है नॉर्मल रेट के हिसाब से, तो फिर वो ये वाला रेट भी यूज कर सकता है। ये रेट क्या है? अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से लेके 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 7.5 लाख तक 10%, 7.5 लाख से 10 लाख तक 15%, 10 lakh to 12 lakh 50,000 20% and 12 lakh 50,000 to 15 lakh 25%, एंड अगर आपका इनकम 15 लाख के ऊपर जाता है तो 30%। लेकिन इन दैट केस आपको जो एग्जेम्पशंस वगैरह मिलता है, डिडक्शंस वगैरह मिलता है, वो सब मिलेगा नहीं। ठीक है, बात समझ रहे हो? ये एक अनदर टैक्स का एरिया है जो टैक्स स्लैब में यूज हो सकता है, बट मैं नॉर्मली आपको रिकमेंड करूंगा आप इन जनरल भराई कीजिए, बट अगर ये भी करेंगे तो ये भी गलत नहीं होगा। ठीक है, ये लॉकडाउन से पहले ही जो न्यू इनकम टैक्स का रूल चालू हुआ उसी में से आया था, बट उसके बाद ऐसे लॉकडाउन चालू हो गया लोगों को इसके बारे में और खबर ही नहीं आया। बट ये भी एक टैक्स रेट है जो 115 BAC के थ्रू से लाया गया है। ओके, तो इसको मैं आपको एक काम करूंगा, लिखा दे रहा हूं, बट बिफोर दैट आप एक बार देख लो जो रेट नॉर्मली है। जो HUF के बारे में बात हो रहा था, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या AOP BOI अगर हो, ठीक है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, AOP हो, BOI हो, ठीक है, अगर ऐसा कोई हो तो फिर आपके लिए ये सब रेट एप्लीकेबल हो जाते हैं, सेम टू सेम जो बिलो 60 ईयर्स के लिए लगता है ना, वही देख लो सर यहाँ पर। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, AOP हो, BOI हो, आप बात समझ रहे हो कि नहीं? हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, AOP हो, BOI हो, ठीक है, और आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन भी हो, तो आपके लिए ये सब रेट लागू हो जाता है। तो क्वेश्चंस में देख लेना कि क्वेश्चंस में नॉर्मली तो इंडिविजुअल से रहेगा, बट हिंदू अनडिवाइडेड फैमिलीज भी हो सकते हैं, AOP भी हो सकते हैं, BOI भी हो सकते हैं। जो नॉर्मल के केस में जो बिलो 60 वाला होता है ना सर, वही वाला रेट लगता है। रोशनी, पॉइंट समझ में आया रोशनी? है दादा। तो इसमें बिलो 60 वाला जो रेट है दैट इज अप टू 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख मतलब 2.5 लाख मतलब 2,50,000 से 5 लाख तक का 5%, 5 लाख टू 10 लाख 20% एंड अबव 10 लाख में जाएगा तो 30%। ऋषभ, चौथा गौतो, प्रीतम, सबको पूछ रहा हूँ, क्लियर है ये पॉइंट? अगर आप Yes, पर्सन, sir. हाँ क्लियर है, वेरी गुड सर, थैंक यू। अगर आप हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली हो, अगर आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, अगर आप बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स हो, जो अपने पर्सन्स पे मैंने आपको ऑलरेडी बता के रखा, तो उसके केस में जो नॉर्मल इंडिविजुअल्स का बिलो 60 इयर्स का जो स्लैब है वही वाला स्लैब लगता है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, बाकी जैसे नोट में शेयर करूंगा तो आपको पता चलेगा, लेकिन आप प्लीज अपने कॉपी में लिख के रेडी कर लेना। ओके, जो मैं आपको लिखा नहीं रहा हूं आप प्लीज उसको खुद में रेडी करना। अच्छा, फार्म LLP लोकल अथॉरिटीज, अगर आप कोई पार्टनरशिप फार्म हो, अगर आप कोई लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप हो, या फिर अगर कोई लोकल अथॉरिटीज हो, ठीक है, तो उसके केस में 30% का टैक्स रेट लगता है। 30%, फ्लैट 30% का टैक्स रेट लगता है। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अगर आप कोऑपरेटिव सोसाइटी हो तो आपका टैक्स रेट ऐसे होता है सर, अप टू 10,000 10%, अप टू 10,000 से लेके 20,000 तक एनुअली 20%, और अगर आप अबव 20,000 इनकम करते हो तो आपको 30% टैक्स देना पड़ता है। ये हो गया कोऑपरेटिव सोसाइटी। एक फेमस कोऑपरेटिव सोसाइटी का एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ, अमूल, नाम सुने हो सर? सर अमूल दूध पीते हैं, ये टीवी में ऐड नहीं आता, अमूल दूध भालोबासे बांग्ला, ऐसा नहीं देखे हो सर? टीवी में एडवर्टाइजमेंट नहीं आता? हाँ नहीं सर। सर। वो अमूल कोई कंपनी नहीं है सर, अमूल गुजरात का बना हुआ, गुजरात में एक जगह है उसका नाम है आनंद। क्या नाम है? आनंद। तो अमूल का फुल फॉर्म है आनंद मिल्क यूनियन लिमिटेड। ओके, कॉमन सेंस था। तो ये अमूल एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज का बिग एग्जांपल है। ऐसे और भी कोऑपरेटिव सोसाइटीज आप आपके आजू बाजू में देख सकते हो। कोऑपरेटिव सोसाइटी कैसे काम करते हैं वो मैं कभी आपको जरूर बताऊंगा, बट करेंटली जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि मतलब कोऑपरेटिव सोसाइटी इज नॉट लाइक कंपनी। इसमें जो जितने का कॉर्पोरेशन लेगा, जो जितने का हकदार है उसको उतना मिलेगा। ठीक है, मैं आपको इसका डिटेल्स कभी बताऊंगा कि कोऑपरेटिव सोसाइटी एग्जैक्टली काम कैसे करता है। ठीक है, फिलहाल ये इसका टैक्स रेट है, आपने देख लिया, वेरी गुड सर। ओके,
अगर आप कंपनी हो तो आपका टैक्स रेट क्या है? इफ यू आर एन कंपनी, अगर आप एक कंपनी हो तो फिर आपको क्या टैक्स सरकार को देना पड़ेगा करेंटली, कॉर्पोरेट टैक्स का जो एरिया है, ठीक है। तो कंपनी का टैक्स रेट सिस्टम कुछ ऐसा है सर, अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो, अगर आप फॉरेन कंपनी हो। अगर आप डोमेस्टिक कंपनी हो और टोटल टर्नओवर और ग्रॉस रिसिप्ट इन प्रीवियस ईयर 17-18 400 करोड़ से कम है, प्रीवियस ईयर 17-18 में आपका ग्रॉस रिसिप्ट 400 करोड़ से कम है, तो आपको 25% देना पड़ेगा। अगर अदर डोमेस्टिक कंपनी है तो उसके केस में 30%, और अगर आप फॉरेन कंपनी हो तो आपको 40% टैक्स देना पड़ेगा। कितना देना पड़ेगा सर? 40% टैक्स देना पड़ेगा, फ्लैट। ओके, फ्लैट। अच्छा सर, एक सरचार्ज का कभी खेल है? सरचार्ज मतलब सर, सरचार्ज का मतलब होता है एक्स्ट्रा टैक्स। सरचार्ज का क्या मतलब होता है? एक्स्ट्रा टैक्स। एक्स्ट्रा टैक्स क्यों? बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम, बिकॉज ऑफ एक्स्ट्रा इनकम। समझ में आ रहा है सर? सरचार्ज कब लगेगा? जब एक्स्ट्रा इनकम करोगे। अब एक्स्ट्रा इनकम करोगे तो सरकार आपको नहीं छोड़ेगा। सम्स कराऊंगा तो और क्लैरिटी आएगा। देखो एक बार, कब सरचार्ज लगता है? अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है। सर हम लोगों ने जो स्लैब नॉर्मली पढ़ा वो कितने का है? हम लोगों ने जो स्लैब नॉर्मली पढ़ा उसमें लास्ट स्लैब कितने का था? प्लीज बताना मुझे प्लीज। 10 लाख। 10 लाख, वेरी गुड ऋषभ। नॉर्मल जो स्लैब हम लोग कर रहे थे वो 10 लाख तक का था, और अगर 10 लाख से ऊपर जाता था तो फिर कितना टैक्स देना पड़ रहा था सर? 30%। 30%। ये जो रेट अभी दिख रहा है ना सर, ये किसके किसके लिए लगता है? अगर आप इंडिविजुअल हो, अगर आप एचयूएफ हो, अगर आप एओपी हो, अगर आप बीओआई हो, अगर आप आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन हो, और अगर आपका इनकम 50 लाख क्रॉस कर जाता है फॉर द मतलब किसी ये पर्टिकुलर ईयर में, ऑब्वियसली ग्रेटर देन 50 लाख बट 1 करोड़ से कम, 50 लाख से ज्यादा बट 1 करोड़ से कम है, 1 करोड़ लेस देन इक्वल्स टू, मतलब 1 करोड़ या फिर 1 करोड़ से कम है, तो आपको 10% एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड सरचार्ज। ओके, मतलब कॉल्ड इट सरचार्ज इज मतलब मच मोर इजियर। सरचार्ज कहना है इसको। चार्ज मतलब चार्ज पे और सार चार्ज। ओके, 10%। अगर आपका इनकम 1 करोड़ से ज्यादा है बट 2 करोड़ से कम है या फिर इक्वल है तो फिर 15%। अगर आपका इनकम 2 करोड़ से ज्यादा है पर 5 करोड़ से कम है या इक्वल है 25%। और अगर आपका इनकम 5 करोड़ क्रॉस करता है तो 37%। तो हाईएस्ट रेट यही है सर, हाईएस्ट रेट यही है 37%। समझ में आया सर? सरचार्ज समझ में आया सर? हाँ सर। मतलब 10 लाख से 50 लाख तक कोई टैक्स एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, वही 30% स्लैब में ही चलेगा। बट अगर इनकम 50 लाख क्रॉस करता है तो लगेगा सरचार्ज। अब इसका कैलकुलेशंस कैसे होगा वो तो आगे देखने वाली बात है ना सर। सरचार्ज का एक अलग ही मतलब पैटर्न होता है कैलकुलेशंस करने का, उसमें मार्जिनल रिलीफ भी लगता है। मैं आपको आगे वो भी बताऊंगा कि सरचार्ज के साथ साथ मार्जिनल रिलीफ भी कैसे मिलता है। बट फिलहाल आप लोग मुझे इतना बताओ कि सरचार्ज का स्लैब समझ में आया? स्लैब समझ में आया? तो समझ में आया रे बाबू? हाँ सर। अब सर बात कर लेते हैं एक बार फार्म के बारे में, लाइव मतलब एलएलपीज के बारे में या कोऑपरेटिव सोसाइटीज के बारे में। इनका इनकम अगर किसी पर्टिकुलर ईयर में 1 करोड़ क्रॉस करता है तो इनको एक्स्ट्रा और 12% टैक्स देना पड़ता है, सरचार्ज। ओके, अगर डोमेस्टिक कंपनी है 1 करोड़ से ज्यादा पर 10 करोड़ से कम तो 7% सरचार्ज, और अगर इनकम 10 करोड़ से ज्यादा है तो 12% का, 12% का। फॉरेन कंपनीज के केस में अगर 1 करोड़ से लेके 10 करोड़ का है तो फिर 2% का सरचार्ज, बिकॉज उसका नॉर्मल टैक्स रेट पहले से ही ज्यादा था ना सर। डोमेस्टिक कंपनी से फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट पहले से ही ज्यादा था। कितना है फॉरेन कंपनी का टैक्स रेट? कितना है? 40%। 40% है, वेरी गुड। इसका ऑलरेडी पहले से ज्यादा है, इसलिए इसको सरचार्ज में थोड़ा कम मारा गया है सर। ठीक है, तो इसलिए इसको 1 करोड़ से ज्यादा और 10 करोड़ से कम या इक्वल तो 2%, और अगर 10 करोड़ क्रॉस करके चले जाओगे तो 5% का सरचार्ज देना पड़ेगा अगर आप कंपनी हो तो। याद रखना ये सब रेट काफी इंपॉर्टेंट है। ओके सर, नेक्स्ट इज रिबेट। अब ये रिबेट क्या है और कब लगता है? सर जैसे ज्यादा इनकम करने से एक्स्ट्रा टैक्स लगता है, वैसा ही अगर आपका इनकम
कम है ना, मतलब जो स्पेशली ये सर थोड़ा सा वो क्या होता है ना, वोट बैंक टाइप ऑफ, ठीक है, मतलब ये सरकार देते हैं, मतलब जिनका इनकम कम है उनको थोड़ा और छूट दे के और कम करने का एक मतलब हिसाब। अगर आपका इनकम ऐसे तो नॉर्मल बता रहे कि अप टू 2.5 लाख तक छूट है, बट सरकार तो पूरा का पूरा कोशिश किया है कि अगर किसी का इनकम 5 लाख तक है तो सरकार को कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा। बिकॉज मतलब जब हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे ना अलग अलग, तो आपको समझ में आएगा कि अप टू 5 लाख तक एक्चुअली सरकार के घर में कुछ भी देने का जरूरत नहीं है। आप एज ए टैक्स कंसल्टेंट, एज ए टैक्स कैलकुलेटर, मतलब जब भी आप टैक्स को कैलकुलेट करना और सीखते जाओगे ना आगे आगे, आप देखना कि अगर आपका इनकम 5 लाख भी किसी का होता है ना, आपका या आपका क्लाइंट का, तो आपको सरकार के घर में कुछ नहीं जमा करना है। आप देख लेना, क्योंकि इतना सारा सेक्शंस वगैरह है, उसको यूज करके कोई टैक्स देना नहीं है। तो रिबेट क्या है, रिबेट जो है মানে वो 5 লাখ হলে দিতে হবে না কিছু, ना, কিন্তু এটা তো 12,500 লিখেছে, 12,500। नहीं नहीं, वो तो हम लोगों ने देख कोई और सेक्शंस को यूज नहीं किया, रूल बताते, अगर किसी को नहीं पता होगा तो वो दे देगा। रूल है, मतलब ऐसा रूल है कि अगर 5 लाख तक इनकम है, वो कंसल्टेंट को पता है। तुम लोग जैसे आगे पढ़ते जाओगे, जब डिडक्शंस एग्जम्पशंस देखोगे ना, तो पता चल जाएगा। ऐसे 5 लाख तक है, उसमें डिडक्शंस चढ़ जाएगा। अगर LIC का 1.5 लाख का डिडक्शंस दे देना, तो फिर उसमें 3.5 लाख हो गया। और फिर यहाँ पर देखो ना, 12,500 का एग्जम्पशंस है, रिबेट है अप टू 12,500 फॉर रेसिडेंट इंडिविजुअल्स हैविंग टोटल इनकम अप टू 5 लाख। जब 5 लाख जब इनकम है, एक बार करके देखो तो 5 लाख इनकम पे टैक्स कितना आता है, एक बार करके देखो। अगर आपका इनकम 5 लाख है तो इनकम टैक्स कितना आता है? 12,500। अप टू 2 लाख 2.5 लाख एट द रेट ऑफ नील, है ना? एंड ও জিরো হয়ে যাচ্ছে, ग्रेटर देन মানে 5 কিছু लाख, দিতে হচ্ছে। 2.5 लाख से 5 लाख 12,500, है ना? হ্যাঁ 2.5 জিরো হয়ে लाख যাচ্ছে, মানে আলটিমেটলি 5 কিছু लाख দিতে হচ্ছে না। एट द रेट ऑफ 12,500। ओके, और 87 ए आपको रिबेट भी दे रहा है, 87 ए आपको रिबेट भी दे रहा है। दैट इज 5 लाख तक का इनकम है तो 12,500 का रिबेट है। तो दैट मीन्स 12,500 में आप लगा दो इसके ऊपर। इसको कैसे करना चाहिए नॉर्मली मैं आपको दिखा दे रहा हूँ डिटेल्स में थोड़ा सा। ये समझ में आ रहा है रे? तथा का तो कॉन्सेप्ट समझ में आया प्रीतम? हाँ सर। तभी तो बनोगे सर इनकम हाँ टैक्स सर। कंसल्टेंट, ऐसे थोड़ी ना बन जाओगे इनकम टैक्स कंसल्टेंट। एक एक चीज पता होना चाहिए, तभी खुद का भी इनकम टैक्स समझ पाएगा और लोगों का भी इनकम टैक्स कंसल्टेंसी कर पाएगा। लोग तो पागल है, गधा की तरह टैक्स दे देते हैं। रूल्स पता होगा तो आप टैक्स बिना टैक्स देके भी रह सकते हो, लेकिन एज पर रूल्स। ओके, अगर रूल्स को तोड़ोगे तो फिर वो टैक्स इवेशन कहता है, टैक्स की चोरी। तो 5 लाख का इनकम है तो इनकम टैक्स कैलकुलेशंस क्या हो जाएगा? फाइव लाख इनकम पे, हाँ, तो कैसे कैलकुलेट करेंगे? यहाँ पर लिख लो, रिबेट मिल जाएगा साइड में। आंसर कैसे होगा? अप टू 2.5 लाख एट द रेट ऑफ नील, ग्रेटर देन 2.5 टू 5 लाख एट द रेट ऑफ 12,500। ये तो समझ में आ रहा है। फिर ये आपका हो गया क्रॉस लाइबिलिटी। अब ग्रॉस लाइबिलिटी आपका हो गया, ग्रॉस पे 12,500 लेस रिबेट 87A 12,500, तो अल्टीमेटली नील। नेट टैक्स लाइबिलिटी कितना हो गया? नील। समझ में आया कि नहीं आया? आया रे समझ में? हाँ सर। হ্যাঁ স্যার, এবার বুঝতে পেরেছি। और एक चीज याद रखना सर, इसका मतलब सर ये सर थोड़ा सा सरकार ने आपको थोड़ा सा बेनिफिट दिया। ओके, मतलब 5 लाख वाले तक कोई टैक्स नहीं, अप टू 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, एनुअल इनकम 5 लाख नो टैक्स। और हेल्थ एंड एजुकेशन सेज ऑन इनकम टैक्स 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज इफ एप्लीकेबल। ये तो लगता जाएगा सर, ठीक है, ये तो लगेगा, हर केस में लगेगा। जो भी टैक्स होगा, अगर टैक्स लाइबिलिटी होगा तो उसमें 4% का इनकम टैक्स लग जाएगा, ठीक है, मतलब 4% का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लग जाएगा।
तो इस तरह से आपको पूरा का पूरा हिसाब किताब करना है। तो सर आज मैं इतना ही आपको बताया, ठीक है। नेक्स्ट दिन क्या करना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोगों को डिटेल्स में और चर्चा करना है। क्या क्या डिटेल्स चर्चा करना है? अच्छा, ये वाला रेट भी मैं आपको एक बार लिखा देता हूँ, एक बार लिख लो ना कि ये भी एक टैक्स का स्लैब है, अगर कोई चाहे तो दे सकता है, ठीक है। एज पर 115 BAC लिख लोगे, एक बार कॉपी कर लोगे, हाँ सर। एक बार कर लेना बाबू, रह जाएगा तो जो है उसके साथ साथ रह जाएगा। इंडिविजुअल HUF के केस में, इंडिविजुअल HUF के केस में 115 BAC इंडिविजुअल्स एंड HUF के केस में एप्लीकेबल होता है। 115 BAC रेट कुछ ऐसा है, एक बार रेट लिख ले। अप टू 2.5 लाख मतलब 2,50,000 नील, मतलब वो बेसिक लिमिट सेम ही है बट रेट में चेंजेस है। अच्छा, 2,50,000 से लेके मतलब ग्रेटर देन 2,50,000 अप टू 5 लाख 5% वो भी सेम ही रखा है, बट इसमें जाके चेंज हुआ फ्रॉम 5 लाख मतलब ग्रेटर देन 5 लाख टू 7,50,000, ग्रेटर देन 5 lakh to 7,50,000 10%, greater than 7,50,000 to 10 lakh 15%, greater than 10 lakh up to 2 lakh 12,50,000 20, 12,50,000 to 15 lakh 25 and greater than 15 lakh 30%। लिख लो एक बार प्लीज। इंडिविजुअल एंड HUF के लिए लगता है 115 BAC के तौर पे लगता है, ये भी रेट एप्लीकेबल है। बट अगर आप ये रेट लोगे तो वो जो पुराना जो रेट है ना, जो मैं आपको ऑलरेडी कराया, जो ट्रेडिशनल जो काफी दिनों से आ रहे हैं सर, मतलब लास्ट ईयर में भी था, इस बार भी कोई चेंजेस नहीं है, वो एप्लीकेबल नहीं होगा, या तो ये वाला या तो वो वाला। बट ये लोगे तो कुछ चीजें आपको नहीं मिलेगा। ये लिखने के बाद मुझे बताना, मैं आपको कुछ पॉइंट लिखा देता हूँ। लिख लिया रोशनी? है दादा। सबका हो गया? হ্যাঁ স্যার। ওকে, স্যার এখানে তো কিন্তু একটা চেঞ্জ আছে, মানে ওই 2,51,000 থেকে কিন্তু মাইনাস করতে হবে। না না, ওটা 1 মাইনাস করতে হবে না, ওটার মানেটা সেমই, उसका मतलब सेम ही है। इसका मतलब देख, मतलब जैसे कि मैं लिखाने के टाइम पे क्या लिखा रहा था, ग्रेटर देन 2,50,000 बोल रहा था ना, ग्रेटर देन 2,50,000 बोल रहा था ना, तो उसी को लिखने का एक तरीका है कि फ्रॉम 2,50,000 1 to 5 लाख, तो ग्रेटर देन 2,50,000 एंड फ्रॉम 2,50,000 1 में क्या फर्क है? सेम ही तो बात हुआ ना। मतलब मेरा कहने হ্যাঁ का হ্যাঁ, मतलब है कि ग्रेटर देन 2,50,000 दैट मीन्स व्हाट, 2,50,000 1, 2,51,000। হ্যাঁ तो वही यहाँ पर फ्रॉम से बोला, दैट्स तरीका सेम है। समझ में आया रे प्रीतम तथागतो, सबको समझ में आ रहा है ना? हाँ सर। अब इस पे एक पॉइंट जोड़ दे प्लीज, नीचे लिख के इंडिविजुअल एंड HUFs एक्सरसाइजिंग ऑप्शन अंडर सेक्शन 115 BAC इस पे कभी फिर डिटेल चर्चा करेंगे। ये वाला पॉइंट लिख ले मेनली, ये भी लिख ले एक बार, ये भी लिख ले, और भी एक नोट लगा के ये भी लिख ले। और अंडर सेक्शन 115 BAC आर नॉट लायबल टू अल्टरनेट मिनिमम टैक्स अंडर सेक्शन 115 JC। Individuals and HUF exercising option under section 115 BAC are not liable to alternate minimum tax under section 115 JC। वो क्या है वो मैं बाद में बताता हूँ। Alternate minimum tax ये भी एक टैक्स सिस्टम है, ठीक है, वो भी एक अलग हटके पॉइंट है, वो बताऊंगा मैं बाद में, लेकिन फिलहाल आप लिख के रखो एक बार। ये वाला लिख लिया, ये वाला लिख लिया? यस और है नो दादा। बताओ। ओके, और ये वाला लिख लो, एज पर सेक्शन 115 BAC इंडिविजुअल्स एंड HUFs हैव एन ऑप्शंस, नोट देखे उसी के नीचे, have an option to pay tax in respect of their total income other than income chargeable to tax at special rates under chapter 12 at following concessional rate if they do not avail certain exemption deduction like leave travel concession, standard deduction under the head salaries, interest on housing loan on self occupied property, deduction under chapter 6A other than 80 CCD subsection 2 and section 80 JJAA etc। प्लीज एक बार इसको लिख लो, वो उसी वो जो रेट आपने लिखा उसी का है।
लिखा जोखा हो जाने से मुझे प्लीज बताना। हो गया? না স্যার, হ্যাঁ দাদা। না হয়নি। फास्ट लिखो ऋषभ, तेरा हैंडराइटिंग बहुत स्लो है। प्रीतम तातड़ी लेख। তথাগত হয়েছে? স্যার একটু বাকি আছে নেক্সট। আচ্ছা লেখ লেখ লেখ। হ্যাঁ স্যার, হয়ে গেছে। হয়ে গেছে? ওকে। হয়েছে, সবার হয়েছে? তথাগত হুয়া? প্রীতম, রশনি, রশনি তো হয়ে গেছিল। তথা হয়েছে রে? হ্যাঁ স্যার। ओके। अच्छा देख, तो बेसिकली आज तो मैंने जो भी करवाना था मैंने करा दिया। तो बेसिकली आज हम लोगों ने क्या किया, एक बार मैं अगर आपको रिकॉल करा दूं तो पूरा कंप्लीट इंट्रोडक्शंस में जो भी पॉइंट्स, एक ओवरव्यू जानना चाहिए, सारा का सारा अलग अलग जितना टैक्स रेट्स होना चाहिए, सारा का सारा टैक्स रेट्स, कंपनी का, एचयूएफ का, बीओवाई का, उसका कुछ कैलकुलेशंस भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन क्या करेंगे, काफ़ी और कैलकुलेशंस करना है, जैसे कि सारचार्ज यूज़ करना है, आपका ऑल्टरनेट मार्जिनल रिलीफ यूज़ करना है। ये सब तो यूज़ करना ही है, नेक्स्ट दिन का क्लास में ये सब चलता जाएगा, बेसिक में ही रहेंगे। अभी बेसिक में बहुत सारा चीज़ें बातें करना है। ठीक है, कंपनी जब रेड करता है, किसी किसी पे कोई रेड करता है, तो रेड करने की क्या होता है, इलीगल इनकम रहने से क्या होता है, काफ़ी काफ़ी इंटरेस्टिंग कुछ मैटर्स है जिसमें मैं नेक्स्ट क्लास में आपके साथ चर्चा करूंगा। ठीक है, तो आज मेरा क्लास इतना ही है, बाकी लोग जा सकते हो। तौथा तो 2 मिनट थोड़ा वेट कर जाना। ठीक है, बाकी लोग जा सकते हो। রাখছি দাদা। ओके टाटा। টাটা। टाटा বাই। रोशनी। ओके টাটা। ऋषभ, प्रीतम टाटा।